हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। दिस इज मी अभिषेक साहू। गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज हम इस वीडियो में सेमीकंडक्टर, जो कि हमारा चैप्टर 14 है, इसको हम वन शॉट में फिनिश करने वाले हैं क्लास 12 के लिए। और याद रखिए, आप यहां पर आए हो तो तसल्ली के साथ बैठो, एकदम पेशेंस के साथ, बिकॉज मैं आपसे ये वादा करता हूं कि आप यहां आए हो तो इस चैप्टर की पूरी खुशबू, पूरी फील के साथ यहां से जाओगे। और जब आप जाओगे तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर जाओगे, सर जैसा आपने स्टार्टिंग में बोला था वैसा ही हुआ, मुझे चैप्टर बहुत आसान लग रहा है। तो आप अगर इस चैप्टर के पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं, पीडीएफ वन शॉट नोट्स, एकदम आसान, इजीएस्ट, शॉर्टेस्ट, तो आपको इसके लिए हमारा और आपका टेलीग्राम चैनल अभिषेक साहू सर फिजिक्स ज्वाइन करना है। और यहां से आप नोट्स डाउनलोड, इंपॉर्टेंट स्टफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ डाउनलोड कर सकेंगे। इसकी जो लिंक है ये मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन आप जानते हैं टेलीग्राम की लिंक कई बार काम नहीं करती है, तो आपको चैनल टेलीग्राम पर जाकर के डायरेक्ट सर्च कर लेना है अभिषेक साहू सर फिजिक्स, आपको चैनल मिल जाएगा। हम और आप मिलकर के इस पर 42,000 प्लस स्टूडेंट्स हो चुके हैं। तो भाई कितनी अच्छी बात है ना, इतने सारे स्टूडेंट्स यहां पर जुड़े हैं, तो आप भी जुड़ जाओ और ये सारे वन शॉट पीडीएफ वगैरह आपको जो मिल रहे हैं इंपॉर्टेंट स्टफ, उसका मजा उठाओ और तसल्ली के साथ बैठो। आपको इस चैप्टर में मजा आने वाला है। भाई देखिए जरा, अभी क्या है, जैसे आप जानते हैं कि जो मटेरियल्स होते हैं ना इस दुनिया में, वो बहुत सारे टाइप के हैं, अलग अलग टाइप के मटेरियल हैं, हम जानते हैं ना। लेकिन अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर के बेसिस पर अगर हम मटेरियल्स को क्लासिफाई करें तो तीन टाइप के मटेरियल होते हैं। हाँ, करंट कैरी करने के लिए तीन टाइप के मटेरियल होते हैं। पहला होता है कंडक्टर्स। कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये आगे बढ़ते हैं और करंट बनाते हैं। ठीक, तो कंडक्टर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जिससे इनके अंदर करंट फ्लो हो सकता है। आगे बात करें इंसुलेटर, तो इंसुलेटर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते, और क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते तो फिर इसके अंदर करंट भी फ्लो नहीं हो सकता। जैसे कि वुड हो गया, पेपर हो गया, इनके अंदर करंट फ्लो नहीं हो सकता क्योंकि इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। रीजन क्या है कि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं होते? क्योंकि इंसुलेटर के जो एटम होते हैं ये कंपैरेटिवली ये छोटे साइज के होते हैं। हाँ, छोटे साइज के होते हैं, तो इससे क्या होता है कि भाई इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है और इसकी जो न्यूक्लियस है उनके बीच में एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स लगता है। तो ये इलेक्ट्रॉन चाहकर भी फ्री नहीं हो पाता, ये इलेक्ट्रॉन चाहकर भी फ्री नहीं हो पाता। और फ्री इलेक्ट्रॉन अगर नहीं बन पाते तो फिर करंट कौन कैरी करेगा? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल टू कैरी करंट। हाँ, नाउ अभी समझो, जबकि मेटल के अंदर क्या होता है, मेटल के अंदर ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है और करंट कैरी करने लगता है, ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। समझे? अब हम बात करेंगे, तो यहां पर अगर मैं कंक्लूजन निकालूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसलिए करंट फ्लो होता है, इंसुलेटर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते इसलिए इसमें करंट फ्लो नहीं होता। अब बात करेंगे तीसरे टाइप के मटेरियल की, जिनका नाम है सेमीकंडक्टर। ये सेमीकंडक्टर मतलब आधे कंडक्टर हैं, तो इसका मतलब है कि आधे इंसुलेटर होंगे। हाँ, तो सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल हैं जो दोनों की तरह बिहेव करते हैं, कंडक्टर की तरह भी और इंसुलेटर की तरह भी। क्या मतलब यह है कि अगर हम बात करें लो टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर जैसे कि 0 केल्विन, हाँ, तो लो टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, लेकिन जब टेम्परेचर मिलता है तो उसका इलेक्ट्रॉन ऐसे वाइब्रेट करता है और एनर्जी मिलने से देखो क्या हुआ कि सेमीकंडक्टर स्टार्टिंग में एट लो टेम्परेचर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट प्रेजेंट। स्टार्टिंग में इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर आपने बढ़ाया, मान के चलो कि रूम टेम्परेचर जितना ही आपने कर दिया, तो टेम्परेचर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन को क्या मिलती है? इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है, ये फड़फड़ाता है और ये बाहर फ्री हो जाता है और करंट बनाने लगता है। समझ गए? तो सेमीकंडक्टर के अंदर, सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल हैं जिनमें स्टार्टिंग में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता वेरी लो टेम्परेचर पे,
लेकिन टेम्परेचर बढ़ा के अगर आपने रूम टेम्परेचर मतलब 27 डिग्री सेल्सियस के बराबर भी कर दिया तो इनके इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी मिल जाती है कि ये अपने न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं और फिर ये करंट फ्लो कराते हैं। तो एट 0 केल्विन सेमीकंडक्टर्स बिहेव लाइक इंसुलेटर्स and at room temperature they get that much sufficient amount of energy that they can behave like conductor। समझ में आया आपको? अगर हम कॉमन सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो ये कौन कौन से होते हैं, जैसे कि सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये कुछ सेमीकंडक्टर्स के नाम है। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पीडीएफ नोट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़ जाते हैं। अभी देखो, जैसे इस चैप्टर में हमें सबसे ज्यादा जो पढ़ना है वो सिलिकॉन और जर्मेनियम के बारे में पढ़ना है, क्योंकि यही ऐसे सेमीकंडक्टर हैं जिनका यूज सबसे ज्यादा हम आज करते हैं। क्लियर? सेमीकंडक्टर का यूज कहां होता है उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखो क्या होता है कि आज हम जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स देखते हैं, चाहे वो हमारी टीवी हो, एलसीडी, एलईडी, हाँ, या फिर ये पैनल ही क्यों ना हो, हाँ, या फिर हमारा मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, इन सब के अंदर जो सर्किट जो बनाई जा रही है उसमें सेमीकंडक्टर का ही इस्तेमाल होता है ना। सेमीकंडक्टर के यूज करने से जैसे सेमीकंडक्टर से हम सेंसर जो आज हम देखते हैं वो बन सकते हैं। हाँ, और आप ये समझिए कि सेमीकंडक्टर से एक्चुअल में होता क्या है कि बहुत अलग अलग तरीके के वेरिएशन और अलग अलग तरीके की प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिल जाती हैं। जैसे मैं आपको एक चीज बताऊं कि सेमीकंडक्टर में ना आपको एक बहुत ही ज्यादा फेमस चीज पढ़नी होती है जिसको हम बोलते हैं डायोड। क्या बोलते हैं? डायोड। अगर मेरे पास क्या होता है, मतलब बहुत स्पेशल प्रॉपर्टीज हमें मिल जाती हैं, ये डायोड है। पर सर सेमीकंडक्टर का यूज क्या है, यही मैं आपको बता रहा हूं। मान के चलो कि ये क्या है, ये डायोड है। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं डायोड। क्योंकि आप सब कुछ पढ़ें और आपको पता ही ना हो कि सेमीकंडक्टर का यूज क्या है। देखो ये क्या है, ये डायोड है और ये है एक नॉर्मल कंडक्टर। अब नॉर्मल कंडक्टर तो सिर्फ नॉर्मल कंडक्टर है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम किसी भी डायरेक्शन में करंट फ्लो करा सकते हैं। यहां भी अलाउड है और यहां भी अलाउड है। जबकि सेमीकंडक्टर से जो डायोड बनाया जाता है उसमें सिर्फ इसी डायरेक्शन में करंट अलाउड है और किसी डायरेक्शन में करंट अलाउड नहीं है। डायोड का जो रिप्रेजेंटेशन है ये पूरा ये होता है। ठीक है, बोला सर इससे क्या हो जाएगा, ये कौन सी बड़ी बात आपने मुझे बता दी। इससे बहुत कुछ होता है। डायोड मतलब सेमीकंडक्टर से बना हुआ डिवाइस। डायोड की इसी प्रॉपर्टी से हम एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं। डायोड की इसी प्रॉपर्टी से हम बड़े बड़े सेंसर्स बना देते हैं जिसको हम लॉजिक गेट में पढ़ते। डायोड की इसी प्रॉपर्टी से हम बहुत सारे डिवाइसेस जैसे कि एम्पलीफायर वगैरह में भी इसका यूज होता है, ट्रांजिस्टर वगैरह, ये हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। समझ में आ रही है बात? तो देखो बेसिकली तो आपको ये सेमीकंडक्टर के यूजेस समझ में आ रहे होंगे। हाँ, कि डायोड का यूज करके हम रेक्टिफायर एक डिवाइस बनाते हैं जिसमें हम एसी से डीसी करंट को ट्रांसफॉर्म करते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में। समझ में? ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको इसी चैप्टर में रेक्टिफायर समझाऊंगा तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। तो ये सेमीकंडक्टर में सबसे ज्यादा जो सेमीकंडक्टर हम पढ़ते हैं दैट इज सिलिकॉन और जर्मेनियम, यही कॉमनली यूज सेमीकंडक्टर्स होते हैं। हाँ देखिए, तो अभी हम बात करें कि जो सिलिकॉन और जर्मेनियम का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ इस तरीके की होती है कि सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14 और जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 32। और ये बाकी के जो भी बाकी के जो भी आपके सेमीकंडक्टर होते हैं उनके अंदर एक कॉमन चीज पाई जाती है कि भाई इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। आउटर शेल में सभी के 4 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। जैसे अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, सिलिकॉन के एटॉमिक नंबर 14 है तो पहली सेल में 2, फिर 8, देन 4, हो गए 14। इसके बाद इसमें 2, 8, 18, 4। तो चाहे सिलिकॉन हो चाहे जर्मेनियम, इनके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे? इनके आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। अब 4 इलेक्ट्रॉन से क्या होगा तो ये मैं आपको समझा देता हूं। बेसिकली क्या होता है, जैसे आप ये देखो, ये मेरे पास एक सिलिकॉन का एक क्रिस्टल है। क्या है? सिलिकॉन क्रिस्टल। अगर मेरे पास ऐसा होता कि मान के चलिए कि मेरे पास ना जैसे आप ये देखते हैं कि मेरे पास कोई
ऐसा ऐसा जो है एटम होता है जिसके आउटर शेल में जैसे लेट्स से 2,7 होता, ठीक, 2,7 या 2,8,1 होता, ये क्लोरीन का है, ठीक। तो ये जो क्लोरीन है ना, क्लोरीन का है, नहीं है 2,8,1 है ना, ये है आपका सोडियम का Na+, ये सोडियम का ना, ये सोडियम का हो गया। अभी ये सोडियम क्या कर सकता है कि इसको एक इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए ना, इसको एक इलेक्ट्रॉन, ये इसका आउटर शेल में, क्योंकि सब जो है अपने आउटर शेल में ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है किसी और को, है ना। जैसे क्लोरीन की हम बात करें, तो क्लोरीन के आउटर शेल में 2,8,7 है ना, होते हैं क्लोरीन में। तो आप क्या देखते हैं कि भाई इसको ऑक्टेट पूरा करना है तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है और ये सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है। लेकिन क्या हो रहा है कि सोडियम के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, ये भी चाहता है कि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो अब 8 इलेक्ट्रॉन के लिए ये चाहता है कि इसके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन ही रहे, तो या तो इसको ऐसा काम करना पड़ेगा कि 2,8,4 है, तो या तो इसको अपने 4 इलेक्ट्रॉन देने पड़ जाएंगे या फिर इसको 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से लेने पड़ जाएंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स का एक साथ ट्रांसफर जो है पॉसिबल नहीं है, हाँ, क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन अपने दे नहीं पाएगा, क्योंकि सामने लेगा कौन, और अगर ये 4 ले लेगा किसी और से ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो इसका न्यूक्लियस इन सभी इलेक्ट्रॉन्स को संभाल नहीं पाएगा। समझ में आई। तो यहां पर क्या होता है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ना तो जा पाते हैं और ना ही ये पूरे 4 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो पाता है। लेकिन सिलिकॉन की तो जिद है कि नहीं पापा, ऑक्टेट पूरा करो। अब कैसे ऑक्टेट पूरा होगा, तो इसके लिए सिलिकॉन ने, मतलब नेचर ने कुछ इस तरह का इसका स्ट्रक्चर बनाया है कि यहां पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता। यहां पर क्या नहीं होता, यहां पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, यहां पे क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। हाँ, इन सिलिकॉन या सेमीकंडक्टर में ना तो कोई 4 इलेक्ट्रॉन को दे सकता है और ना ही ले सकता है, लेकिन आपस में एक दूसरे का काम चला सकते हैं, समझे, आपस में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। बिकॉज वी नो शेयरिंग इज केयरिंग, गाइस शेयरिंग इज केयरिंग। हाँ, तो इन सेमीकंडक्टर क्या होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, समझे। और ऐसा करने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है और शेयरिंग से जो बॉन्ड बनती है उस बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। कौन सी बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, भाई कोवलेंट बॉन्ड बन जाती है इनके बीच में। तो सभी सिलिकॉन क्या करते हैं भाई साहब, अब हमें एक सिलिकॉन दूसरे सिलिकॉन से कहता है कि भाई साहब यहां पर अब हमें कोई और देने नहीं आ रहा, तो क्यों ना हम आपस में ही अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर लें, क्यों ना हम आपस में एक दूसरे की मदद कर दें। ऐसे ही होता है कि नहीं होता। तो अभी देखो, तो ये जो आप देख रहे हैं यहां पर, आप यहां पर देख रहे हैं कि ये सिलिकॉन, देखो ये एक सिलिकॉन का एटम है, ये एक सिलिकॉन का एटम है, ये एक सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन। तो हमने पूरा सिलिकॉन क्रिस्टल उठा लिया और सिलिकॉन क्रिस्टल के अंदर जाग करके देखा, तो भाई साहब क्या देखने को मिलता है कि ये जो सिलिकॉन 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 ये आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाए बैठे हैं, ये आपस में शेयरिंग कर रहे हैं। बोला सर कैसे शेयरिंग कर रहे हैं, तो ऐसे कर रहे हैं कि भाई ये जो सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन इसके पास वाले सिलिकॉन से इलेक्ट्रॉन लेता है, पास वाले से इलेक्ट्रॉन लेता है, ऊपर वाले से भी, नीचे वाले से भी, दाएं से भी और बाएं से भी। अब क्या होता है, बोला तुम एक काम करो, तुम यहां से मुझसे पास हो सकते हो, ये इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसके साथ एक बॉन्ड बन गई, ये ऐसे बॉन्ड बन गई। बोला मैं भी तुम्हें अपना इलेक्ट्रॉन दूंगा, तो चलो तुम्हारा मेरा भी एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास से होता हुआ चला आएगा। तो यहां पर इस तरीके से एक बॉन्ड हमने दिखा दी। फिर क्या हुआ, फिर बोला ये कह रहा है कि मैं एक अपना इलेक्ट्रॉन तुम्हारे से भी पास कराऊंगा, तो इसने कहा कि मैं भी तुम्हारे से पास करा दूंगा, कोई बात नहीं है, एग्रीमेंट है ना, तो चलो ठीक है। तो ये इस तरीके से घूम सकता है, तो इसके साथ भी एक बॉन्ड बन गई, इसने इसको एक दिया, इसने भी इसका एक ले लिया। इसी तरीके से इसने आसपास वालों से भी शेयरिंग कर ली, बोला तुम भी ले लो,
इसने कहा अगर मुझे मिला है तो तुम भी ले लो। इसी तरीके से बोला तुम भी ले लो, मुझसे ट्रांसफर करा दो। इसने कहा बेटा तो फिर तुम भी ले लो, है कि नहीं। तो यहां पर क्या हो रहा है कि एक सिलिकॉन ने अपने आसपास के चारों सिलिकॉन से दोस्ती कर ली और यहां पर एक बॉन्ड बना दी। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये जो सिलिकॉन है, ये वाला सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन अपना देता है, एक इलेक्ट्रॉन अपना देता है पास वाले सिलिकॉन को और पास वाले का एक ले लेता है। इसको देखो, ये इसको एक देता है, इसको एक देता है और इसका ऊपर वाले का एक ले लेता है। ये नीचे वाले को एक देता है और साइड वाले का एक ले लेता है। इसी तरीके से शेयरिंग होती है। अब इसी तरीके से आप देखो कि यहां पर भी दिखाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि देखो अब इस स्ट्रक्चर में आप ऐसे देख लो कि स्ट्रक्चर में हमने क्या बताया कि ये वाला सिलिकॉन इसको देता है, इससे ले लेता है, इसको देता है, इससे ले लेता है, इसको देता है, इससे ले लेता है। नीचे ये किसी को दे रहा होगा, अब नीचे कौन है उस हिसाब से हम देख लेंगे कि लेगा कि नहीं ले पाएगा, समझे। तो ये नीचे किसी को दे रहा होगा, ठीक है, और इनके बीच में भी शेयरिंग इस तरीके से हो रही है। बताइए जरा, तो ये सिलिकॉन क्रिस्टल आपको समझ में आया। तो ये जो बॉन्ड बन रही है, इस बॉन्ड्स को हमने बोला कोवेलेंट बॉन्ड। क्या नाम दिया इसको हमने नाम दिया कोवेलेंट बॉन्ड। समझ में आ गई बात। नाउ अभी क्या होता है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जब हम टेम्परेचर, अब तो यहां पे एक चीज समझो, यहां पे एक चीज समझो, बहुत ज्यादा समझने वाली बात यह है। अभी इन इलेक्ट्रॉन्स में क्या हो रहा है, अभी ये इलेक्ट्रॉन्स में क्या हो रहा है बताओ जरा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम वैलेंसी बोलते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या है, ये एक्चुअल में वैलेंसी है। तो अभी आप ये देखो, अभी ये इलेक्ट्रॉन्स क्या काम कर रहे हैं, बताओ जरा मुझे, बताओ जरा मुझे, अभी ये इलेक्ट्रॉन क्या काम कर रहे हैं। तो इस टाइम पर इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक दूसरे की दोस्ती निभा रहे हैं साहब। अभी इस टाइम पर ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे की वैलेंसी को फुलफिल कर पा रहे हैं। कितना टाइम हो गया, हाँ जी। तो ये इस समय क्या कर रहे हैं, इस समय सिर्फ और सिर्फ ये एक दूसरे की वैलेंसी को फुलफिल कर रहे हैं। क्या फुलफिल कर रहे हैं, वैलेंसी को फुलफिल कर रहे हैं। ये करंट बना रहे हैं क्या, नहीं, ये करंट नहीं बना पा रहे। तो आप ये बोलेंगे एट दिस टाइम दे आर जस्ट फिलिंग देयर वैलेंसी। ये क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी एक दूसरे की वैलेंसी को फुलफिल ही तो कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि सिर्फ इनके पास इतनी ही एनर्जी है कि ये वैलेंसी को फुलफिल कर पाए। इन इलेक्ट्रॉन्स के पास सिर्फ कितनी एनर्जी है, इन इलेक्ट्रॉन्स के पास सिर्फ इतनी एनर्जी है कि ये एक दूसरे की ऑक्टेट को पूरा करने में लगे हैं, ये एक दूसरे की वैलेंसी को फुलफिल करने में लगे हैं, समझे। इनके पास इतनी एनर्जी है ही नहीं कि ये इलेक्ट्रॉन को कंडक्ट करा सकें। तो मैंने कहा कि भाई दो टाइप की एनर्जी हो गई इलेक्ट्रॉन्स के पास। अगर ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, अगर ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए तो इनके पास इतनी एनर्जी आ जाएगी कि ये करंट कंडक्ट कर पाएंगे। दैट मींस हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए तो मैं कह सकता हूं कि इनके पास कंडक्शन जितनी एनर्जी, तो मैं इसको बोलूं कंडक्शन एनर्जी। क्या बोलूंगा, कंडक्शन एनर्जी। हाँ, और अगर ये इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हो पाए तो मैं इसको बोलूंगा वैलेंस एनर्जी। आसान शब्दों में ये कहूं कि आगे हम एनर्जी बैंड पढ़ने वाले हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो उसकी एनर्जी को मैं रखूंगा कंडक्शन बैंड में। किस में रखूंगा, कंडक्शन बैंड में। और अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सिर्फ वैलेंसी फुलफिल कर रही है तो उसकी एनर्जी को मैं रखूंगा वैलेंस बैंड में। किस में रखूंगा, वैलेंस बैंड में। समझ में आया आपको, आगे चलो आपको सब कुछ लिखा मिल जाएगा। तो इस तरीके से मैं बोलता हूं कि जो सेमीकंडक्टर हैं वो दो टाइप के हैं। कैसे हैं, दो टाइप के। एक हो गए आपके पास इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर। क्या हो गए, इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर। और दूसरे हो गए एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रांसिक मतलब खुद के इंटरनल गुणों के कारण जो करंट कंडक्ट कराए उसको हम बोलते हैं इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर। समझे। जैसे मान के चलो, मैं आपको एक बार समझाता हूं, एक चीज और समझो। देखो क्या होता है कि अभी ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ वैलेंसी फुलफिल कर रहे हैं, दोस्ती निभा रहे हैं। लेकिन अगर मैं इनका टेम्परेचर बढ़ा दूं, अगर मैं इनका टेम्परेचर बढ़ा दूं, फिर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो इलेक्ट्रॉन्स को इनके को एनर्जी मिल जाएगी और इसका इलेक्ट्रॉन जो है ये फ्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन अब फ्री हो गया। अगर ये इलेक्ट्रॉन अब फ्री हो गया तो यहां पर क्या, ये इलेक्ट्रॉन फ्री, अब जिस जगह को छोड़ के गया है उस जगह पर एक इलेक्ट्रॉन की डिमांड क्रिएट हो जाती है। क्या क्रिएट हो जाती है, एक इलेक्ट्रॉन की डिमांड। भाई ये इलेक्ट्रॉन तो छोड़ के चला गया ना,
अब इसकी जगह वैकेंसी तो बनेगी ना कंपनी में, बोला भाई ये इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है, खाली जगह पे आके बैठ जाओ। तो जिस जगह से इलेक्ट्रॉन चला जाता है उस जगह पर एक खाली जगह बन जाती है, इलेक्ट्रॉन की डिमांड क्रिएट हो जाती है, एंड दैट डिमांड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड होल। समझे? तो आपने यहां पर क्या देखा कि पहले इलेक्ट्रॉन के पास सिर्फ वैलेंसी फुलफिल करने के लिए एनर्जी थी, हमने टेम्परेचर बढ़ा के रूम टेम्परेचर तक पहुंचा दिया, 300 केल्विन तक पहुंचा दिया, तो इसके इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, इसका इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया और फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया, तो अब हम करंट कंडक्ट करा सकते हैं। मतलब टेम्परेचर बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन फ्री, और अब सेमीकंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होने लग जाएगा। मतलब सेमीकंडक्टर अब कंडक्टर की तरह वर्क करने लग जाएगा। समझ में आई? तो यहां पर आप ये देखो, किसी भी तरह की सिलिकॉन में मिलावट नहीं है, सिर्फ आपने टेम्परेचर बढ़ाया और उसने करंट फ्लो करा दिया। तो जो ये वाले जो सेमीकंडक्टर है ना, इस तरीके के सेमीकंडक्टर को हम बोलते हैं इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं? इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर होते हैं जिनके अंदर किसी तरह की मिलावट नहीं होती, ये प्योरेस्ट फॉर्म में पाए जाते हैं। समझे? सिलिकॉन है तो सिर्फ सिलिकॉन के अंदर सिलिकॉन 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 के ही एटम होंगे, और ये अपनी इंटरनल प्रॉपर्टी के कारण ही करंट फ्लो कराती है, इसीलिए इसका नाम रखा इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर ही हो गए। इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर में आप क्या देख रहे हो कि ये इसमें क्या हो रहा है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। कैसे है? टेम्परेचर डिपेंडेंट। देखो मैं आपको बताता हूं, जैसे इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर क्या है, हाँ इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर क्या है कि भाई ये टोटली टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अगर आप टेम्परेचर नहीं बढ़ाओगे तो भाई कुछ नहीं हो सकता। मान के चलो आज हमारे डिवाइसेस सारे के सारे अगर इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर कारण बनाए जाते तो भरी सर्दियों में तो हम इनका इस्तेमाल नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि सर्दियों में उनके इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी मिल ही नहीं पाती कि करंट फ्लो करा पाए। समझे ना? तो इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर हो गया। इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर में आप क्या देख रहे हो कि भाई क्योंकि टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, टेम्परेचर अब 200 डिग्री सेल्सियस थोड़ना होता है अपना, है ना, मुश्किल से मुश्किल 40-45 डिग्री तक पहुंच पाता है, तो उसकी कंडक्टिविटी भी कैसी होती है? लो होती है। हाँ, एक और चीज कि भाई इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही होल बनते हैं। आपने क्या देखा, एक इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के चला गया तो यहां पे क्या बन जाएगा, यहां पे ये इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहां पे एक होल क्रिएट हो जाएगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही होल, और इलेक्ट्रॉन और होल को मिला दें, इलेक्ट्रॉन और होल को मिला दें तो यहां पे बनता है इंट्रांसिक चार्ज कैरियर। क्या आई क्या है? आई है इंट्रांसिक चार्ज कैरियर। तो इलेक्ट्रॉन और होल को मिला दोगे तो बनेगा इंट्रांसिक चार्ज कैरियर। इनकी कंडक्टिविटी कैसी है? लो है। इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर बारे में क्या है भाई, ये प्योर फॉर्म है सेमीकंडक्टर का। इसके अंदर जो इंप्योरिटीज होती है ये 1 पार्ट इज लेस देन 1 पार्ट इन 10⁻10। मतलब आप ये देखो कि अगर 10⁻10 एटम की अगर हम बात कर रहे हैं, इतने सारे एटम में एक आध एटम ही ऐसा मिलेगा जिसमें किसी तरह की एक आध ही एटम इंप्योर एटम मिल सकता है, बाकी तो सब इसमें सिलिकॉन ही पाया जाएगा। ठीक, इसमें टोटली टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, 0 केल्विन पे कोई चार्ज कैरियर नहीं होता, रूम टेम्परेचर चार्ज कैरियर बन जाते हैं। ये सारी चीजें हमने आपको बताई। तो इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर के बारे में ये बातें हो गई। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लेना, बढ़िया से आपको मौका देने वाला हूं मैं। अभी हम बात करेंगे एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर की। तो आप देखो एक्सट्रांसिक, अभी बात इंट्रांसिक में कोई मिलावट नहीं होती, एकदम शुद्धता का ये दूसरा नाम है। अब हम बात करेंगे एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर की। किसकी बात करेंगे? एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर की। अब एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर का मतलब है इनके अंदर मिलावट करी जाती है। क्या की जाती है? इनके अंदर मिलावट करी जाती है। देखो क्या होता है, मैं आपको बताऊं, जिंदगी में अगर हम बहुत सीधे बन जाएंगे ना तो कोई ना कोई आकर के हमें काट करके चला जाएगा। आपने सुना होगा ना कि जब भी जो है जंगल काटा जाता है सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है। क्यों? जल्दी कट जाते हैं। इसीलिए जिंदगी में उतना भी सीधा नहीं बनना चाहिए कि भाई अपन को कोई काट के चला जाए। समझ में आई ना बात? तो अपन को करना है, अपन को इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर नहीं बनना है, अपन को बनना है एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर। क्या बनना है? अपन को एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर बनना है। हाँ, क्योंकि देखो एक्चुअल में क्या होता है, अपन को चाहिए कंडक्टिविटी ज्यादा हो। तो जैसे आप ये देखो प्योर फॉर्म ऑफ गोल्ड जो होता है इसके अंदर भी मिलावट करी जाती है, तब उनसे ज्वेलरी बनती है। अदरवाइज आप उनसे ऑर्नामेंट्स नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि जल्दी खराब हो जाए, जल्दी टूट जाए, जल्दी बेंड हो जाएंगे, अपने प्रॉपर स्ट्रक्चर शेप में रह ही नहीं पाएंगे। समझे? तो बेसिकली क्या होता है, इसी तरीके से इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर में आपने देखा ये तो टोटली टेम्परेचर डिपेंडेंट है, पूरी तरह से टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहे हैं। हाँ, तो हम इसको गर्मी में यूज ही नहीं कर पाएंगे, तो हमें इसमें कुछ ऐसा चेंज करना पड़ेगा इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर में कि हम इसको सर्दी गर्मी बरसात बिना टेम्परेचर बढ़ाए भी, कम जो है टेम्परेचर पे भी इसको यूज कर पाए। तो ऐसे केस में हमें इसमें मिलावट करनी पड़ेगी। मिलावट क्या करनी पड़ेगी? मिलावट। और मिलावट करने को हम बोलते हैं डोपिंग।
क्या करनी पड़ेगी, डोपिंग करनी पड़ेगी। जैसे आप प्योर गोल्ड में कॉपर सिल्वर मिलाते हैं तब जाकर के वो ऑर्नामेंट्स बनाने का काम आ पाता है, इसी तरीके से आप प्योर मतलब इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर में जब आप डोपिंग कर देंगे तो बन जाता है एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर। डोपिंग का मतलब होता है मिलावट करना। क्या होता है, मिलावट करना, मिलावट करना, ठीक। और जिस एटम को मिलाया जाता है उसको अपन बोलते हैं डोपेंट। डोपेंट का मतलब होता है इंप्योरिटी एटम, इंप्योरिटी एटम। अब यहां पे इंप्योरिटी एटम, इंप्योरिटी किसको कहा जाता है, बोला था छी मिला दो, छी, तो ये इंप्योरिटी बन जाएगी, नहीं छी नहीं, समझे। क्या करना है यहाँ पे आपको, यहाँ पे जो है इंप्योरिटी एटम का मतलब है कि आपको फॉरेन एटम, विदेश से लाया गया एटम है, नहीं फॉरेन एटम मतलब कोई और एटम, कोई फॉरेन एटम का मतलब क्या है, सिलिकॉन में सिलिकॉन के अलावा सब कुछ फॉरेन है। क्या है, जैसे भारत देश है और बाकी सारे विदेश हैं, ऐसे ही सिलिकॉन में सिलिकॉन के अलावा सारे एटम जो हैं वो इंप्योरिटी एटम या फॉरेन एटम कहलाएंगे, समझे। सिलिकॉन में सिलिकॉन के अलावा सब कुछ, ठीक नाउ। तो अभी देखो, तो अभी क्या होता है, डोपिंग करने से, डोपिंग करने का मतलब मिलावट करना। अगर हम इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर में डोपिंग कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर बन जाएगा, ठीक। और डोपिंग क्या होता है भाई, डोपिंग करना है मतलब क्या करना है, इसके अंदर इंप्योरिटी एटम मिलाना है, मतलब सिलिकॉन में सिलिकॉन के अलावा कुछ और मिला देंगे तो आप उसको बोलते हैं इंप्योरिटी एटम। अब डोपेंट जो होते हैं, जो इंप्योरिटी जो होती है वो आपकी दो टाइप की होती है। क्या, पेंटावेलेंट एटम, चलो मैं ऐसा बोलता हूं, हाँ पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी और ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी। पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी में भाई क्या है, जैसे कि आप ये देखो आउटर शेल में, जिसके आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे वो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी है, और जिसके आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे वो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी है। तो आप ये देखो 5 इलेक्ट्रॉन है ना, 5 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, तो ये बन जाता है 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मतलब ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, ये बन गया एन टाइप। और ये 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन से 1 इलेक्ट्रॉन कम, तो ये इसके पास नेगेटिव चार्ज कम है, ये कहलाएगा पी टाइप। इस सोच के साथ इनका नाम एन टाइप और पी टाइप रखा गया। हाँ, आगे हम इसको समझेंगे। तो एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर फर्दर दो टाइप के होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप के अंदर पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिलाई जाती है और पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर मतलब प्योर सेमीकंडक्टर में ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिलाई जाती है, या ये कहूं ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी की डोपिंग करी जाती है। इसको हम आगे समझ लेते हैं। देखो, अभी हम क्या बात कर रहे थे कि पेंटावेलेंट इंप्योरिटी जो है, इनके नाम एक बार हम समझ लेते हैं। और यहां पर मैं आपको एक और चीज बताऊंगा डोपिंग में, जैसे जब भी आप डोपिंग करते हैं ना, मिलावट करते हैं, तो मान के चलो कि सिलिकॉन का क्रिस्टल है, कौन सा, सिलिकॉन क्रिस्टल है, सिलिकॉन का क्रिस्टल ये बन रहा है, तो आप इसमें डोपिंग ऐसे एटम की करें जिसका साइज लगभग सिलिकॉन के बराबर होना चाहिए, अदरवाइज जो बेसिक जो क्रिस्टल है ना सिलिकॉन का, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, उस क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर है ना वो खराब हो जाएगा, पैटर्न मैं कह सकता हूं, ठीक है। इसी तरीके से मान के चलो कि आपको जर्मेनियम जो है, जर्मेनियम का क्रिस्टल है, तो आप जर्मेनियम में ऐसी इंप्योरिटी मिलाएंगे, ऐसा एटम मिलाएंगे, ऐसे एटम की डोपिंग करेंगे जिस एटम का साइज जर्मेनियम से मिलता जुलता हो, ताकि जर्मेनियम का जो ओवरऑल एग्जिस्टिंग क्रिस्टल है उसमें किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम या डिस्टर्बेंस ना आए। तो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी के आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जैसे कि फास्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक, ये आपके पेंटावेलेंट इंप्योरिटी हो गई। ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी में जैसे कि आपका इंडियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, ये हो गया, ठीक। तो जैसे मान के चलो अगर मैं आपसे कहूं सिलिकॉन है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है, तो भाई सिलिकॉन में अगर हमें ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिलानी है तो हम ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी के तौर पे एल्यूमिनियम को इस्तेमाल कर लेते हैं। क्यों सर? क्योंकि एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, इसका 14 है, मिलता जुलता काम हो जाता है। पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिलानी है तो हम फास्फोरस को मिला लेते हैं, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 15 है, तो ये पेंटावेलेंट इंप्योरिटी हो जाती है। समझ में आ गई बात? तो मिलता जुलता एटम यहां से ले लेते हैं। और जब भी हम डोपिंग करें, जब भी हम डोपिंग करते हैं, तो डोपिंग जो एटम होता है, डोपेंट जो होता है, डोपेंट एटम कैसा होता है? शुड बी स्मॉल। कहने का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन की यहां पे बात करी जा रही है कि डोपेंट ऐसा नहीं कि भर भर के आपने जो है एल्यूमिनियम या जो है फास्फोरस एटम मिला दिए। 1 पार्ट पर मिलियन, मतलब 10 लाख में
10 लाख सिलिकॉन के एटम के बीच में सिर्फ एक इम्प्योर एटम ही हो सकता है। ये डोपिंग का नियम या कहें रूल होता है। क्लियर? आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा इसको समझते हैं कि एन टाइप और पी टाइप में किस तरीके से वर्किंग होती है। नाउ देखो जरा, तो सबसे पहले मान के चलो कि मेरे पास ना ये पूरा सिलिकॉन का क्रिस्टल है। अब इस क्रिस्टल में क्या है, मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इस क्रिस्टल में यहां पर अभी तो सिर्फ ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अभी कैसा है, अभी तो ये इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर है। अब हमने क्या करा कि इस सिलिकॉन में यहां पर हमने एक, कौन सा टाइप है, ये कौन सा टाइप है, तो ये है हमारे पास एन टाइप। तो एन टाइप में क्या होता है, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी मिलती है। तो पेंटावैलेंट इंप्योरिटी तो हमने इसमें मिला दिया फॉस्फोरस। क्या मिला दिया? फॉस्फोरस। अब आप ये समझते हैं कि फॉस्फोरस के पास क्या है, फॉस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फॉस्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचता है। और ये अब देखो, फॉस्फोरस में 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन तो आपस में शेयरिंग के काम में लग गए। 4 इलेक्ट्रॉन तो क्या कर रहे हैं, ये इसके साथ शेयरिंग कर रहा है, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ। तो फॉस्फोरस के आउटर शेल के 4 इलेक्ट्रॉन तो बिजी हो गए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन बचा। वो एक इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयरिंग करे, क्योंकि सिलिकॉन को तो भाई 4 ही उधार चाहिए थे, तो इन सिलिकॉन को सबने ले लिए। एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच रहा है, तो वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। तो यहां पर ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। समझ में आ गई बात? तो यहां पर क्योंकि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो हमने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन मींस नेगेटिव चार्ज कैरियर है, तो हमने इसको बोल दिया कि भाई पेंटावैलेंट इंप्योरिटी मिलाते हैं तो ये एन टाइप, नेगेटिव से टर्म ले लिया, एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। क्लियर है? बात समझ में आई? फॉस्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 5 इलेक्ट्रॉन थे। आउटर शेल में इसके 5 जा रहे थे, 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? तो समझो, आपको यहां से बात समझ में आ गई होगी। अब मान के चलो कि मैंने एक फॉस्फोरस यहां पे ऐड करा, तो मुझे एक इलेक्ट्रॉन मिल गया। इसी तरह से डोपिंग का रूल क्या कहता है कि 10⁻⁶ सिलिकॉन एटम में सिर्फ एक फॉस्फोरस ही मैं यूज या कहूं कि डोपिंग कर सकता हूं, 1 फॉस्फोरस एटम की। नाउ तो अगर मान के चलो कि मैंने अगर इसके अंदर 100 फॉस्फोरस एटम ऐड कर दिए, तो यहां से 100 फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाएंगे। ठीक, अब ये चाहे टेम्परेचर घटाऊं या बढ़ाऊं कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम इतने फ्री इलेक्ट्रॉन तो रहने ही वाले हैं, क्योंकि ये इसके खून में ही ऐसा आ चुका है। क्लियर? सर खून में कैसे? रेड पेन से लिखा है ना है कि नहीं? समझ में आई बात? तो यहां पर आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। ठीक, नाउ तो अभी क्या करना है, अभी आपको शायद स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, लेकिन चलो मैं 1 मिनट का टाइम और मांगूंगा आपसे। अभी क्या है, जैसे मान के चलिए कि यहां से आपको बनाना है क्या, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि हमने इसमें एल्यूमिनियम मिला दिया। एल्यूमिनियम के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? एल्यूमिनियम के आउटर शेल में है इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन, 13 है ना इसका एटॉमिक नंबर। तो हमने आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हमने क्या किया कि भाई यहां पर क्या हो गया कि एल्यूमिनियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन तो इसके साथ शेयरिंग कर ली, एक इलेक्ट्रॉन की ऊपर वाले के साथ शेयरिंग कर ली, एक इलेक्ट्रॉन की नीचे वाले के साथ शेयरिंग कर ली। लेकिन क्या हुआ कि यहां पर जो है, यहां पर कोई शेयरिंग नहीं हुई, क्योंकि एल्यूमिनियम के पास तो 3 ही इलेक्ट्रॉन थे ना। तो एल्यूमिनियम ने क्या किया, ऑक्टेट पूरा करना है, तो एल्यूमिनियम के आउटर शेल में तो 3 थे, अब उसको 5 और चाहिए। तो एल्यूमिनियम ने आसपास के चारों से तो ले लिया, ठीक, लेकिन एल्यूमिनियम के आउटर शेल में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन थे, तो उसने शेयरिंग कर ली। बात समझो। तो एल्यूमिनियम ने एक सिलिकॉन के साथ, दूसरे सिलिकॉन के साथ, तीसरे सिलिकॉन के साथ शेयरिंग कर ली, लेकिन एल्यूमिनियम ने चौथे सिलिकॉन को नहीं दे पाया, क्योंकि एल्यूमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन था ही नहीं, 3 ही इलेक्ट्रॉन थे। ठीक, तो उसने आसपास बांट दिए। तो यहां पर क्या क्रिएट हो गई, यहां पर एक होल क्रिएट हो गया। होल मतलब यहां पर एल्यूमिनियम की एक डिमांड क्रिएट हो गई। क्या क्रिएट हो गई? डिमांड। एल्यूमिनियम की डिमांड क्रिएट हो गई, मतलब यहां पर एक होल क्रिएट हो गया। होल क्रिएट हो गया। होल क्या है? होल एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन की डिमांड है, डिमांड ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी क्या होता है कि क्योंकि क्रिस्टल में बहुत सारे एटम्स होते हैं ना, तो अब एक क्रिस्टल में बहुत सारे एटम, तो सारे चिपक के रहते हैं। तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते, मान के चलिए कि एक इलेक्ट्रॉन घूमते हुए, ये वाला इलेक्ट्रॉन घूमते हुए यहां आ गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां आ गया। तो अभी ये वाला इलेक्ट्रॉन, तो आप देखो पहले, एक एल्यूमिनियम एटम ऐड करने से इसके अंदर एक होल बन गया। तो अब
दो एल्यूमिनियम एटम ऐड कर दूंगा तो दो होल बन जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो सर होल बन गया वो ठीक है, लेकिन अब करंट कैसे फ्लो होगा? तो करंट फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन के चलने से। तो आप यहां पर देखिए कि मान के चलो होता क्या है कि यहां पर ना, जैसे मान के चलो कि मैं आपसे कह रहा हूं कि यहां पर, एक मिनट छोड़ो, तो अगर मैं कह रहा हूं कि ये एक होल बन गया, तो अभी ये यहां से मान के चलो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये तो घूम रहा है इलेक्ट्रॉन लगातार एक एटम दूसरे एटम में, अब ये इलेक्ट्रॉन अगर यहां पहुंच गया तो क्या हो जाएगा? ये वाला होल तो भर जाएगा, ये वाला होल तो भर जाएगा, लेकिन यहां पर एक होल, इसकी जगह पे एक डिमांड क्रिएट हो जाएगी। समझे? अगर क्या हो गया, अगर मान के चलो अब ये होल बन गया, अब मान के चलो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, तो भाई ये वाला होल तो फुलफिल हो गया, लेकिन यहां पर एक डिमांड क्रिएट हो जाएगी, तो फिर ये होल कहलाएगा। तो यही होल फिर आगे पीछे ट्रांसफर होता रहेगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जहां से चला जाएगा उस जगह पे इलेक्ट्रॉन की डिमांड क्रिएट हो जाएगी, और उस इलेक्ट्रॉन की डिमांड को हम बोलते हैं होल। तो एक एटम डालने से एक होल बनेगा, चार एटम डालने से चार होल क्रिएट हो जाएंगे। तो आप समझ गए? तो होल एक्चुअल में क्या है? होल खाली जगह को कहा है क्रिस्टल में, जहां पे इलेक्ट्रॉन आकर के बैठ सकता है। याद रखिए कि यहां पर ना क्या हुआ, एल्यूमिनियम एटम को आपने ऐड करा है सिलिकॉन के कई सारे एटम के बीच में, तो आपने अलग से इलेक्ट्रॉन नहीं डाला, आपने पूरा का पूरा एटम डाला है। तो आप ये देखेंगे कि यही खासियत है कि इसके अंदर चार्ज कैरियर भी आ गए। देखो होल के पास, होल क्या है? होल बेसिकली इलेक्ट्रॉन को कैच कर रहा है ना, फ्लो तो भाई इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। तो आप यहां पर देखो कि बेसिकली इसके पास जो है चार्ज कैरियर भी क्रिएट हो गए, लेकिन कोई चार्ज नहीं आया। चार्ज कैरियर क्रिएटेड, चार्ज कैरियर तो क्रिएट हो गए, लेकिन किसी भी तरह का चार्ज इस क्रिस्टल पे नहीं आया। समझ में आई? क्रिस्टल पे चार्ज कब आता है? जब एक इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल से बाहर चला जाए, या एक्स्ट्रा बाहर से एक इलेक्ट्रॉन इस क्रिस्टल के अंदर आ जाए। यहां पे तो ऐसा हुआ ही नहीं, एक एटम में दूसरा न्यूट्रल एटम डाला और उसके बाद इस तरह की जो है प्रक्रिया हो रही है। समझ में आई बात? तो आप इस चीज को समझें कि ना ही एन टाइप में और ना ही पी टाइप, ये दोनों ही क्रिस्टल कैसे हैं? एज ए होल कैसे हैं? ये न्यूट्रल हैं। तो आप यहां से इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टार्टिंग से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे मैंने यहां से आपको पढ़ाया था। एक एक सेकंड का पॉज दूंगा। स्क्रीनशॉट ले लिया, ये स्क्रीनशॉट ले लो, देन ये वाला, देन ये, देन ये हो गया, देन उसके बाद ये, उसके बाद ये, अब ये, अब ये, और अब ये। अभी हम पढ़ने वाले हैं एनर्जी बैंड। क्या पढ़ेंगे? एनर्जी बैंड। ठीक है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अगर इसमें ब्लर आ रहा हो तो अभी ये नहीं आएगा। तो अभी हम बात करने वाले हैं एनर्जी बैंड की। अभी देखो एनर्जी बैंड क्या होता है, मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं कि जैसे एक क्रिस्टल के अंदर ना कुछ इस तरीके से होता है कि एक एटम ये हो गया, ठीक है, एक एटम ये हो गया, इसके चार बच्चे हैं, मतलब आउटर शेल में चार इलेक्ट्रॉन है। फिर दूसरा एटम ये हो गया, ठीक, इसके भी चार बच्चे हैं, मतलब आउटर शेल में चार इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक, अब इसी तरह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। तो अभी ये वाले इलेक्ट्रॉन को ये वाला न्यूक्लियस भी खींच रहा है, ये वाले इलेक्ट्रॉन को भी ये वाला न्यूक्लियस थोड़ा बहुत अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से आसपास में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। ये वाले इलेक्ट्रॉन को ये वाला इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहा होगा। ठीक है, ये वाले इलेक्ट्रॉन पर ये वाला जो है ये फोर्स लगा रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई एक क्रिस्टल में बहुत सारे जो है एटम्स हैं और बहुत सारे न्यूक्लियस, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। तो क्या होता है कि अलग अलग सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अलग अलग एनर्जी हो जाती है ना। तो कुछ इलेक्ट्रॉन जिनकी एनर्जी ज्यादा है उसको आप कंडक्शन बैंड में रखते हैं, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स जिनकी एनर्जी कम है जो सिर्फ और सिर्फ वैलेंसी फुलफिल करते हैं उसको आप वैलेंस बैंड में रखते हैं। तो इस तरीके से आप ये देखें कि इलेक्ट्रॉन्स की अलग अलग एनर्जी बन जाती है। कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इतनी है कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ वैलेंसी फुलफिल करेंगे, तो इसको अपन रखते हैं वैलेंस बैंड में, और बाकियों को रखते हैं जो करंट फ्लो करा सकते हैं उसको कंडक्शन बैंड में। ठीक है, तो दो टाइप की बैंड हो गई। ठीक, तो अभी हम यहां पर एनर्जी बैंड डायग्राम को समझते हैं। देखो, तो मैंने कहा कि कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड में वो इलेक्ट्रॉन आए
जिनका काम सिर्फ और सिर्फ वैलेंसी फुलफिल करना है, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ वैलेंसी फुलफिल करना है। चलो ठीक है, तो यहां पर मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। चलो मैं यहां पे कुछ इलेक्ट्रॉन दिखा देता हूं। ये देखो, अब मुझे एनर्जी बैंड डायग्राम बनाना है। ये किसके लिए बनाना है? सबसे पहले तो ये अभी समझो, तो ये अभी मान के चलिए वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है, ठीक, और कंडक्शन बैंड में जनरली क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के अंदर या इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर के अंदर सिर्फ वैलेंस बैंड में ही तो है, कंडक्शन तो नहीं करा रहे हैं, ठीक। तो ये वैलेंस बैंड है। अगर हम इस वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं तो ये फ्री होकर के कहां पहुंच जाएंगे? देन ये फ्री होकर के पहुंच जाते हैं ऊपर, और जब ये ऊपर पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा? जब ये मान के चलो कि जब ये ऊपर पहुंचा, लेट्स से टेम्परेचर देने से जब ये ऊपर पहुंचा तो यहां पर क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेगा और इसकी जगह क्या बन जाएगा? इसकी जगह बन जाएगा एक होल। क्या बन जाएगा? होल। समझ में आ गई? तो इस चीज को हम अलग समझेंगे, लेकिन आपने अभी क्या समझा कि भाई ये जो है ये है वैलेंस बैंड, ये है कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड में कम एनर्जी है, कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा एनर्जी होती है, या यूं कहूं जब एनर्जी बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा। लेकिन आप यहां पर एक देख सकते हैं एक चीज कि भाई वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में कुछ एनर्जी गैप है ना, कि जैसे मान के चलो कि किसी इलेक्ट्रॉन को चाहिए ऊपर जाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, लेकिन उसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिल नहीं पा रही है। मिलेगी तब तो पहुंचेगा वो ऊपर। तो अगर इतनी एनर्जी इसको मिल नहीं पा रही तो मतलब इतनी एनर्जी का गैप है कंडक्शन में और वैलेंस में। तो इस गैप को हम बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप या सिंपल एनर्जी गैप। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं EG से, ठीक। नाउ कंडक्टर के अंदर किसी भी तरह की एनर्जी आपको एक्स्ट्रा नहीं देनी होती है, ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एनर्जी गैप 0 है। सेमीकंडक्टर जो होते हैं इनकी एनर्जी गैप 0 से लेकर के 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में लाई करती है। कितनी? 0 to 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब सेमीकंडक्टर में कुछ सेमीकंडक्टर ऐसे होते हैं जैसे कि सिलिकॉन, जिनकी एनर्जी गैप होती है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचाने के लिए 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आप देंगे तो पहुंच जाएंगे। जर्मेनियम में क्या होता है? जर्मेनियम के इलेक्ट्रॉन को अगर आप 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देंगे तो ये वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे। इंसुलेटर के इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होते हैं, तो भाई इसके इलेक्ट्रॉन को 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा, ये पढ़ रहे हो, एनर्जी गैप इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी दोगे तब जाकर के कंडक्शन बैंड में पहुंच सकते हैं। और अगर आपने बहुत ज्यादा एनर्जी दे दी, जैसे मान के चलो 10 करोड़ इलेक्ट्रॉन को ऊपर पहुंचाने हैं, तो 10 करोड़ इंटू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दोगे तब जाके वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन ऊपर पहुंचेंगे। इतने में क्या होगा? इतने में आग लग जाएगी, समझे? तो नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है इंसुलेटर के इलेक्ट्रॉन को इस तरह से एनर्जी मतलब हीट वीट देके ऊपर पहुंचा देना, करंट कंडक्ट कराना, समझे? नाउ तो ये हो गया एनर्जी गैप के बारे में। अब हम बात करेंगे इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में। तो इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं ये एनर्जी बैंड डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बनाना आपको आना चाहिए बढ़िया से, ठीक। समझ लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नाउ अभी देखिए, तो अभी क्या हो रहा है यहां पर, एक मिनट, आपको ये दिखाई पड़ रहा है? कोई कैसे हमें ये समझाए, ठीक है ना? अभी समझो, एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर। अभी इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर में क्या है? 0 केल्विन टेम्परेचर पे कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ वैलेंसी फुलफिल कर रहे होते हैं। लेकिन आपने क्या करा कि टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के बराबर कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कहां पहुंच जाएगा? कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा। वैलेंस बैंड से कहां पहुंच जाएगा? कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा। और जब ये कंडक्शन बैंड में पहुंच ही जाएगा तो यहां पे क्या क्रिएट हो जाएगा? यहां क्रिएट हो जाएगा एक होल। तो यहां पे क्रिएट हो गया एक होल, यहां क्रिएट हो गया एक होल, तो मैंने इसको लिख दिया होल। तो इस तरीके से आप ये देखें, इसके अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने नंबर ऑफ होल्स हैं, ठीक। नाउ आगे अब हमें समझना है एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर मेटल, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। लेकिन उससे पहले हम एन टाइप और पी टाइप में समझ लेते हैं। हाँ, एन टाइप और पी टाइप। तो एन टाइप और पी टाइप को समझ लेते हैं, उसके बाद हम इस चीज को बीच में डिस्टर्ब करेंगे। देखिए अब एन टाइप और पी टाइप में क्या है, तो पहले जैसे मान के चलिए मैंने कहा कि देखो वैलेंस बैंड में तो हमेशा कौन होता है? वैलेंस बैंड में तो होते हैं हमेशा इलेक्ट्रॉन्स। कौन होते हैं? हमेशा होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस बैंड में तो हमेशा इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। नाउ अभी आपने क्या किया कि जब आपने डोपिंग कर दी, क्या कर दी? डोपिंग,
तो डोपिंग आपने कर दी, तो भले ही आप जो है टेम्परेचर बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, इसके कंडक्शन बैंड में अपने आप इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे। देखो जब आप डोपिंग करते हैं, एन टाइप के लिए बना रहे हैं ना, तो डोपिंग करने से क्या होता है, अपने आप ऑलरेडी कुछ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं। एक एटम मिलाया तो एक इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्शन बैंड में पहुंच गया, बाकी इलेक्ट्रॉन तो वैलेंस बैंड में होते हैं। लेकिन क्या होता है, टेम्परेचर क्योंकि जब बढ़ता है तो कुछ इलेक्ट्रॉन तो डोपिंग के कारण, मतलब ऑलमोस्ट ज्यादातर सभी इलेक्ट्रॉन तो डोपिंग के कारण कंडक्शन बैंड में, लेकिन टेम्परेचर के कारण से भी कुछ इलेक्ट्रॉन, क्या कहा, टेम्परेचर के कारण भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स कहां पहुंच जाते हैं, 40 मिनट की वीडियो कम से कम हो चुकी है, टेम्परेचर के कारण भी कुछ इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं ऊपर। तो हमने कहा कि भाई यहां पर ये इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर आ गया तो यहां पर क्या बन जाएगा, इस जगह पे क्रिएट हो जाएगा एक होल। क्या क्रिएट हो जाएगा, होल। तो भाई यहां पर भी आपको होल देखने को मिल जाएंगे, एक आध आप यहां से और इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करा दें ऊपर, ठीक है, तो यहां पर भी आपको क्या देखने को मिल जाएगा, एक होल देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप ये देखें कि यहां पर ड्यू टू टेम्परेचर, चलो मैं लिख देता हूं, ड्यू टू टेम्परेचर, ये इस तरह से इसके अंदर मतलब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों पाए जाते हैं। तो नीचे आप देख रहे हैं कि होल है, नीचे हमेशा क्या होंगे, होल। होल के पास इतनी एनर्जी थोड़ी ना होती वो मूव करे, इलेक्ट्रॉन मूव करता है। ठीक है, चलिए आगे देखो। अब बात करेंगे पी टाइप में। तो पी टाइप में क्या है भाई, पी टाइप में आप ये देखो कि यहां पर समझो, पी टाइप में यहां पर सबसे पहले हमने क्या करा, कि इसके अंदर क्या होता है, ये तो हो गए इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में, और वैलेंस बैंड में कौन होगा, होल्स। काफी सारे होल्स होंगे इसके अंदर पी टाइप के अंदर। जैसे आप एक मिनट ऐसे देख लो, ये होल्स है, ठीक है ना। अभी समझो कि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है कि कंडक्शन बैंड में, कंडक्शन बैंड में आप ये देखें कि यहां पर क्या है, कंडक्शन बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन, जैसे इसके अंदर वैलेंस देखो, होल्स हमेशा कहां रहने वाले हैं, होल्स हमेशा कहां रहने वाले हैं, होल्स हमेशा रहने वाले हैं कंडक्शन बैंड में। तो आप यहां पे देखो कि यहां पर जो है होल्स हैं, क्या है यहां पे, होल्स। ठीक, यहां पे कंडक्शन वैलेंस बैंड में क्या है, वैलेंस बैंड में हमेशा क्या है, होल्स हैं, ये होल्स हैं। ठीक, और इलेक्ट्रॉन तो वैलेंसी फुलफिल कर ही रहे थे, तो ये है। अभी क्या हो रहा है, ड्यू टू टेम्परेचर कुछ इलेक्ट्रॉन यहां पे चले गए, इलेक्ट्रॉन चले गए, कुछ इलेक्ट्रॉन यहां पे चले गए। ठीक, तो आप ये देखें कि यहां पर कंडक्शन बैंड में कौन कम है, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन कम है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है कंडक्शन बैंड में। और आप ये देखें कि भाई देखो होल्स का तो ऐसा है, एक मिनट देखो, यहां पर अगर हम बात करें कि बेसिकली, एक मिनट सुनो, ये बना दिया आपने ना, यहां पर समझ लिया, यहां पे समझो, यहां पे इसके अंदर कौन पहुंच रहे हैं, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम बात करें इस पूरे स्ट्रक्चर को देखें, इस पूरे स्ट्रक्चर को देखें, ये स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था एन टाइप और पी टाइप। तो आप यहां से क्या समझ सकते हैं कि इसमें हमने, इसमें क्या, जैसे अपन ने डोपिंग करी, तो डोपिंग करने से क्या क्रिएट होंगे, डोपिंग करने से होल क्रिएट होते हैं, पी टाइप है। और कुछ इलेक्ट्रॉन टेम्परेचर बढ़ने से जो बॉन्ड टूट चुकी है, कोवेलेंट बॉन्ड, वहां से क्रिएट हुए। तो यहां पे जो होल हैं, ये होल ज्यादा हैं और इलेक्ट्रॉन्स कम हैं। ठीक, जबकि अगर हम बात करें एन टाइप में, तो एन टाइप में जनरली क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हैं, क्योंकि आपने जैसे फास्फोरस मिला दिया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत बहुत ज्यादा हैं। और होल कब क्रिएट हुए, सिर्फ और सिर्फ कब, जब कुछ बैलेंस बैंड टूटी, कुछ कोवेलेंट बॉन्ड टूटी, तब जाके सिर्फ और सिर्फ होल क्रिएट हुआ, मतलब ड्यू टू टेम्परेचर। तो आप यहां पे देखो कि होल्स क्या है, होल्स एन टाइप में बहुत कम है, और इसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स, कुछ उल्टा तो नहीं बोल रहा हूं, हाँ, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं और होल्स बहुत कम होते हैं, ओवरऑल की हम बात कर रहे हैं। और पी टाइप में होल्स बहुत ज्यादा होते हैं
और इलेक्ट्रॉन्स बहुत बहुत कम होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बहुत बहुत कम होते हैं। लेकिन आप यहां पर एक चीज ध्यान रखेंगे, यहां पर आप एक चीज याद रखेंगे कि जो एक्सट्राइंसिक सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज होती हैं, इसमें क्या है कि Ne और NH का जो प्रोडक्ट है ये कांस्टेंट होता है हमेशा। Ne और NH का जो प्रोडक्ट है ये क्या होता है, Ni स्क्वायर। क्या होता है, Ni स्क्वायर। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। Ni क्या है, इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर का कैरियर है, चार्ज कैरियर। ठीक, नाउ ये बात समझ में आ गई। तो यहां से आपको ये आई होप क्लियर हो रही होंगी सारी चीजें। नेक्स्ट अभी हम पढ़ लेते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर मेटल, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। देखो एनर्जी बैंड डायग्राम हमें यहाँ पे दिखाना है। तो देखो बेसिकली क्या होता है, इसे मान के चलो कि ये तो हो गया लेट्स से मेरे पास कंडक्शन बैंड और ये हो गई वैलेंस बैंड। ठीक, इन दोनों बीच में कोई ना कोई गैप हो सकता है। अभी आप ये देखो क्या होता है कि इसे अगर मेरे पास ना 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा का एनर्जी गैप है, लिखा है Eg ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और कंडक्शन बैंड यहाँ पे पूरी तरह से खाली है, तो क्या होता है कि ये इंसुलेटर के लिए। ठीक, अगर यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी बैंड है, एनर्जी गैप है, तो ये सेमीकंडक्टर के लिए है। और आप ये देख रहे हो कि वैलेंस बैंड ये रही और कंडक्शन बैंड ये रही, जिसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों मिल जाएं, जिसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर दें, है ना, मतलब एनर्जी गैप हो ही ना, वो किसके लिए है, वो मेटल्स के लिए। ठीक, ये आपको आपके एनसीईआरटी में डायग्राम मिल जाएगा। अच्छा, यहां पर ना एक आध छोटी चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि एक होता है डोनर, हाँ, और एक होता है एक्सेप्टर एटम। देखो जैसे कि आप यहाँ पे समझें, ये सारी चीजें जैसे जैसे ध्यान आती चली जा रही है, मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं क्योंकि हम इस सेशन के अभी मिड में ही हैं और अभी हमारे सेम एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर चल रहे हैं। तो एन टाइप में आप ये देखो कि जो फॉस्फोरस एटम है ना, फॉस्फोरस जो एटम है या पेंटावैलेंट जो एटम है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, तो उसको अपन बोलते हैं डोनर एटम। क्या बोलते हैं, डोनर एटम। ठीक, और डोनर एटम इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन को, ये जो फास्फोरस का जो 5वां इलेक्ट्रॉन होता है, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर जाना है एटम से, तभी ये फ्री होगा। तो इसको कुछ एनर्जी चाहिए होती है और उस एनर्जी को हम बोलते हैं डोनर एनर्जी। क्या बोलते हैं, डोनर एनर्जी। तो डोनर एनर्जी कितनी होती है, अगर इसके इलेक्ट्रॉन को 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी मिल जाए तो फिर क्या हो जाएगा, तो इसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाएगी और ये फ्री हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात क्या है कि डोनर एनर्जी को भी हम एनर्जी लेवल डायग्राम में, एनर्जी बैंड डायग्राम में बताते हैं। तो डोनर एनर्जी कहां होती है, डोनर मतलब इलेक्ट्रॉन, डोनर मतलब देने वाला। ठीक, ये डोनर एटम है। तो डोनर एटम क्या दे रहा है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहां होता है, इलेक्ट्रॉन होता है कंडक्शन बैंड। इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा। तो ये अगर इसके इलेक्ट्रॉन को हल्की सी एनर्जी मिल जाए तो ये कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा ना। तो डोनर एनर्जी को कहां रिप्रेजेंट करते हैं, जस्ट बिलो कंडक्शन बैंड। कहां जो है इसको दिखाते हैं, जस्ट बिलो कंडक्शन बैंड। ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो तैयार ही बैठा है ना करंट कंडक्ट कराने के लिए। तो इसको अपन अब जो अपना एन टाइप सेमीकंडक्टर डायग्राम बना है, इसमें अपन यहां पर ये रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक, तो ये क्या दिखा दी अपन ने, ये वाली जो लाइन है ये डोनर एनर्जी है। क्या है, डोनर एनर्जी। ठीक, चलिए इसके बाद इसी तरीके से होता है अपने पास पी टाइप में एक्सेप्टर एटम। क्या होता है, एक्सेप्टर। तो ट्राइवेलेंट जो भी मिक्सिंग करी जाती है, जैसे कि ट्राइवेलेंट जो एटम हो गया, हाँ, जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एक्सेप्टर। एक्सेप्टर। तो अभी ये एक्सेप्टर है, तो एक्सेप्टर एटम एक होल बनाता है, और होल कहां रहता है, वैलेंस बैंड के पास में। कहां रहता है, वैलेंस बैंड के पास में। तो ये कहां मिलेगा, जस्ट एबव। तो मतलब इसकी जो एनर्जी है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर एनर्जी। मतलब ये, इसको अगर अपन थोड़ी भी एनर्जी दे देंगे उस इलेक्ट्रॉन को, तो ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को थोड़ी भी एनर्जी दे देंगे तो ये उसको क्या कर लेगा, उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। समझे, तो हम इसको बोलते हैं एक्सेप्टर एनर्जी। क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर एनर्जी। तो एक्सेप्टर एनर्जी की वैल्यू कितनी है, एक्सेप्टर एनर्जी की भी सेम वैल्यू आप याद रखें, एक्सेप्टर एनर्जी की वैल्यू है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये कहां पाया जाता है,
ये पाया जाता है जस्ट एबव वैलेंस बैंड, क्योंकि होल वैलेंस बैंड में ही पाए जाते हैं, तो वैलेंस बैंड। तो यहां पर अगर हम दिखाएंगे तो किस तरीके से यहां पे दिखा सकते हैं, ये एन टाइप तो दिखा दिया, अब पी टाइप देख लो। तो पी टाइप जो हो गई ये यहां पर इस तरीके से हो गई, ये एक्सेप्टर एनर्जी हो गई और ये डोनर एनर्जी हो गई। ठीक है, चलिए अब एनर्जी में एक और एनर्जी हो जाती है जिसको आपको डायग्राम में दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप उसको समझ लें। ये इसको अपन बोलते हैं फर्मी एनर्जी या फर्मी लेवल, फर्मी लेवल एनर्जी। ये क्या होता है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट 0 केल्विन। भाई 0 केल्विन पर इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है ना, जितनी एनर्जी होगी उतनी एनर्जी को हम बोलते हैं फर्मी लेवल एनर्जी। ठीक, तो आप जरा खुद से सोचो, पी टाइप में जो फर्मी लेवल है ये कहां होगा, पी टाइप में तो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते हैं ना, तो उसकी जो एनर्जी होगी ये इसी के आसपास होगी, करीब इसी के आसपास, है ना। तो इससे ओवरलैप भी कर सकती है, इसी के आसपास हम दिखा सकते हैं। तो ये यहां पर आप बैलेंस बैंड के पास में होगी, तो अपन इसको बोलते हैं, दिखाने की जरूरत नहीं है, तो हम इसको बोलेंगे फर्मी लेवल एनर्जी। जरा सोचो कि यहां पर कंडक्शन में तो मतलब एन टाइप में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अपने आप ही फ्री हो जाते हैं, एन टाइप एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। ठीक, तो यहां पर फर्मी लेवल एनर्जी कहां शो करेंगे अपन, इलेक्ट्रॉन्स की कंडक्शन बैंड के पास में। इसको डायग्राम में नहीं दिखाना, लेकिन मैं आपको बता दिया किस तरीके से भाई होता है। ठीक ना, तो ये अपना हो गया। चलिए, तो अभी हमें पढ़ना है पीएन जंक्शन या पीएन जंक्शन डायोड। देखो क्या होता है कि पीएन जंक्शन किस तरीके से बनता है। अगर मेरे पास एक सेमीकंडक्टिंग क्रिस्टल है जो कि प्योर सेमीकंडक्टर का बना हुआ है, तो उसके एक एंड पे मैं पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाऊंगा और एक एंड पे एन टाइप। मतलब एक साइड अगर मैं ट्राइवेलेंट डोपिंग कर दूंगा तो पी टाइप बन जाएगा, दूसरी साइड में पेंटावेलेंट डोपिंग कर दूंगा तो वो एन टाइप बन जाएगा। जैसे कि ये ट्राइवेलेंट में होल ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, और पेंटावेलेंट में या कहूं एन टाइप के अंदर की मैं बात कर रहा हूं, तो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं और होल्स कम होते हैं, मतलब माइनॉरिटी में होते हैं। जो ज्यादा है वो मेजॉरिटी में, जो कम है वो माइनॉरिटी में। अभी क्या होता है कि यहां पर एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा, पी टाइप में होल ज्यादा, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन और होल की कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस होने से यहां पर क्या हो रहा है कि इसके जो भी होल्स और इलेक्ट्रॉन कांटेक्ट में होंगे, ये किनारे वाले जो इलेक्ट्रॉन होल हैं एक दूसरे डिफ्यूज करेंगे, एक दूसरे मिक्सअप होने की कोशिश करेंगे, जिससे क्या हो रहा है कि आपने देखा कि एन टाइप से कुछ इलेक्ट्रॉन इस साइड आए, एन टाइप से इलेक्ट्रॉन इस साइड आए, पी टाइप से होल इस साइड आए। तो देखो पी टाइप से क्या निकल गया, देखो जरा, पी टाइप से कौन निकला, होल्स। तो यहां पर कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा, यहां पर आप ये देखेंगे कि यहां पर इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। इस साइड क्या इस वाले रीजन में क्या डेवलप हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के आ गए थे, तो इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण यहां पे क्या डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्या डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ गई। तो आप यहां पर क्या देख रहे हो कि यहां पर एक नेगेटिव चार्ज की लेयर बन गई, यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज की लेयर बन गई। इसके बाद क्या होता है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज की लेयर है, आप समझो कि यहां पे ये P है और ये P के पास क्या है, P के पास मान के चलो होल है, ठीक। और ये N है, N के पास क्या है, N के पास इलेक्ट्रॉन है। अभी क्या हो, यहां से इलेक्ट्रॉन निकले थे तो यहां पर पॉजिटिव की एक लेयर बन गई, मतलब प्लस चार्जेस की, और यहां से होल निकले थे तो यहां पर इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज की एक लेयर बन गई। तो इससे क्या हो रहा है कि होल ये वाले होल जब इस साइड आना चाहेंगे तो ये धक्का देगा, पॉजिटिव चार्ज धक्का देगा, और ये वाले इलेक्ट्रॉन जब इस साइड आना चाहेंगे तो ये वाला नेगेटिव चार्ज धक्का देगा। तो इसके बाद ये फर्दर डिफ्यूजन नहीं हो सकता, फर्दर डिफ्यूजन नहीं हो सकता, मतलब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर अब फ्लो नहीं हो पाएंगे। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ठीक, स्टॉप्स ड्यू टू किसके कारण से, ड्यू टू किसके कारण से, भाई ये जो आप देख रहे हो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की जो लेयर बन गई है उसके कारण से ये फ्लो नहीं हो पाएंगे। अब आप समझो यहां पे, तो यहां पर क्या हो गया कि ये आप देख रहे हो ये एक पोटेंशियल डिफरेंस की तरह बन गया, और ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर रहा है कि जो यहां से होल को नहीं आने दे रहा, यहां से इलेक्ट्रॉन को नहीं आने दे रहा, तो इसको हम बोलते हैं ये एक बैरियर की तरह काम कर रहा है, ये रोक रहा है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को
फर्दर डिफ्यूजन से, और ज्यादा मिक्सअप होने से रोक रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये पोटेंशियल कौन सा है, बैरियर पोटेंशियल। वो पोटेंशियल जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के फर्दर डिफ्यूजन को रोकता है, फर्दर मिक्सिंग प्रोसेस को रोकता है, उसको अपन बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, बैरियर पोटेंशियल। तो यहां पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्यों रुक जाते हैं, बैरियर पोटेंशियल के कारण। अच्छा, और ये वाले करंट को हमने क्या बोला, डिफ्यूजन करंट। क्या बोला, डिफ्यूजन करंट। लेकिन वहीं आप ये देखो कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होगा होल्स के पास, मतलब पी टाइप में कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन इस साइड जा सकते हैं। हाँ, माइनॉरिटी कौन जा सकता है, माइनॉरिटी करंट जा सकता है, ये इलेक्ट्रॉन इस साइड जा सकता है, यहां का होल इस साइड आ सकता है। तो इस करंट को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली इसके बीच में क्या बन रही है, यहां पे बन रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके दूसरी साइड भेज देगा। समझ में आ गई बात नाउ। तो ये इनके बीच में क्या बन गया, बैरियर पोटेंशियल। और ये वाले रीजन में, जिस रीजन में आप ये देख रहे हो कि ये जो लेयर बन गई है ये इमोबाइल आयन की, इसको हमने क्या बोला, डिप्लीशन लेयर। क्या बोला, इसको हमने नाम दिया डिप्लीशन लेयर। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो रीजन देख रहे हो ना, इसका नाम है डिप्लीशन लेयर। क्या नाम है, डिप्लीशन लेयर। ठीक, नाउ अब यहां पे समझो कि यहां पर मैंने आपको बताया डिफ्यूजन करंट क्या है, डिफ्यूजन करंट। तो यहां पे ये तो हो गया इस, तो ये वाला जो रीजन है डिप्लीशन लेयर, ये पी और एन टाइप के जो सेमीकंडक्टर मतलब है, उनका एक मीटिंग पॉइंट है, मतलब ये जंक्शन है, तो हम इस पॉइंट को बोलते हैं पीएन जंक्शन। तो इसमें एक टाइप पी है और दूसरा एन है, मतलब दो टर्मिनल हो रहे हैं, तो हमने इसको नाम दे दिया पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड। ठीक, और इसके बीच में बन गया है बैरियर पोटेंशियल। क्लियर है नाउ। अब आप समझो कि ये मैंने आपको ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट बता दिया है। क्लियर। इसके बाद आप ये देखो कि बैरियर पोटेंशियल की भी हमने जो है यहाँ पे डिस्कशन कर लिया है। सिलिकॉन के लिए बैरियर पोटेंशियल की बात करें 0.7 वोल्ट होता है, और जर्मेनियम के लिए बैरियर पोटेंशियल 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। आप यहाँ पे देखो, इसको एक बार पढ़ लेते हैं तो आपको और ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी कि ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स टुवर्ड द पीएन जंक्शन, इलेक्ट्रॉन और होल के ट्रांसफर होने से क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है डिप्लीशन लेयर के अक्रॉस, और ये फर्दर डिफ्यूजन को रोकता है इलेक्ट्रॉन और होल के। ठीक, और इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, बैरियर पोटेंशियल। ठीक, और चलिए अभी हम समझेंगे यहां पे कि कनेक्शन किस तरीके से करा जाता है पीएन जंक्शन डायोड का। समझना जरा चीजों को। देखो क्या होता है कि पीएन जंक्शन डायोड को या डायोड के दो तरह से कनेक्शन होते हैं। एक होता है फॉरवर्ड बायसिंग, मतलब फॉरवर्ड कनेक्शन, और दूसरा होता है रिवर्स बायसिंग, मींस रिवर्स कनेक्शन। तो जब अपन पॉजिटिव को पी से, नेगेटिव को एन से जोड़ देते हैं तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग, और जब पॉजिटिव को बैटरी के नेगेटिव से और एन टाइप को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ते हैं, मतलब उल्टा कनेक्शन करते हैं, तो उसको बोलते हैं रिवर्स बायस। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको ऐसे समझा दूं कि भाई ये मान के चलो आपके पास पी टाइप है और यहां पर ये डिप्लीशन लेयर है, ये हो गया आपके पास एन टाइप। ठीक, अब देखो यहां पे आपने ऐसा कनेक्शन कर दिया, इसको पी से और इसको एन से ऐसे जोड़ दिया, तो ये वाला कनेक्शन पी को बैटरी के पॉजिटिव, एन को बैटरी के नेगेटिव, ये इस कनेक्शन को बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। अब इस फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, आप इसको समझें कि देखो पी टाइप से डिफ्यूजन के दौरान होल्स निकलते हैं, तो यहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और यहां से इलेक्ट्रॉन्स इस साइड आते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी के कारण यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक, तो अभी क्या होता है कि ये पॉजिटिव चार्ज इस होल को यहां नहीं आने देता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके बीच में बन रही है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होल को रिपेल करेगी। समझे बात सुनो, तो ये होल को इस साइड नहीं आने दे रहा है, जबकि हमने ये जो पॉजिटिव, ये जो बैटरी लगाई है जिसको अपन बोलते हैं अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या है भाई, ये है बैरियर पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये बैरियर पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब अपना अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस होल को इस साइड धक्का दे रहा है, और ये वाला जो है ये होल को इस साइड धक्का दे रहा है बैरियर पोटेंशियल, तो क्या होता है कि अगर करंट फ्लो होना है तो बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा अप्लाइड पोटेंशियल होना चाहिए, और ऐसे ही अपन कराते हैं। तो फॉरवर्ड बायसिंग में ये होल को इस साइड धक्का लगता है और इसके इलेक्ट्रॉन्स को इस साइड धक्का लगता है, तो ये डिप्लीशन लेयर थिन हो जाती है, पतली हो जाती है, और बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू कम हो जाती है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कम होने से पोटेंशियल भी, बैरियर पोटेंशियल भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है।
क्योंकि ये यहां से होल दबाएंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन दबाएंगे, डिप्लीशन लेयर थिन हो जाएगी। समझ में आई बात? तो देखो, तो यहां पे आपने क्या समझा कि बैरियर पोटेंशियल इट अपोजेस द बैरियर पोटेंशियल, दस विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर डिक्रीजेस। ठीक, और यहां पे आप भी देखो, क्योंकि ये बैटरी क्या कर रही है, बैटरी सर्किट में करंट फ्लो कराने की कोशिश कर रही है, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस सर्किट की कम हो जाती है, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो जाता है। क्लियर? अब मैं यहां पे ना ग्राफ आपको बना के बताऊंगा। फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक कब कर से पहले मैं आपको यहां पे बैरियर पोटेंशियल ग्राफ बनाता हूं। तो देखो यहां पर क्या होता है, जैसे मान के चलिए कि इस साइड लो पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे मान के चलो मैं यहां पे बताता हूं बैरियर पोटेंशियल, ये यहां पे इसको अपन बोलते हैं, जो हाइट जो बताई जा रही है इस कर्व में, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं इस हाइट को? इस हाइट को अपन बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक ना? तो अभी समझो कि जनरली जब हमने बाइसिंग नहीं करी थी, तो जब हमने बाइसिंग नहीं की थी तो पोटेंशियल का जो अंतर था, ये जैसे मान के चलो ये लो पोटेंशियल पे, ये हाई पोटेंशियल पे, तो ये लो पोटेंशियल दिखा रही है और ये हाइट बता रही है हाई पोटेंशियल। ठीक है, तो अभी इन दोनों बीच में इतना पोटेंशियल डिफरेंस है, ये कब है? ये नो बाइसिंग पे। ठीक, अब आप जब बाइसिंग करेंगे तो क्या होगा, फॉरवर्ड बाइसिंग में जब आप बाइसिंग करते हैं तो फिर होता यूं है कि भाई यहां पर ना, जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा तो ये जो अंदर है पोटेंशियल का, लो पोटेंशियल हाई पोटेंशियल, ये पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाता है। अब आपने और पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो पोटेंशियल डिफरेंस और कम हो जाएगा। समझ में आ गई? तो आप जितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे बैरियर पोटेंशियल उतना कम होता चला जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है, अब हम बात करेंगे फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक कर्व की। ये फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व क्या होता है कि जो V और I, अच्छा एक चीज और मैं आपको बताऊं कि जो फॉरवर्ड बाइसिंग होती है, इस फॉरवर्ड बाइसिंग में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर फ्लो होता है। क्या फ्लो होता है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। ठीक है, नाउ अब यहां पे समझो, तो यहां पे और करंट किस में फ्लो होता है? मिली एम्पियर में, नाउ ठीक है। अब यहां पे क्या होता है, फॉरवर्ड बाइसिंग में ये जो बैरियर पोटेंशियल है, जब तक बैरियर पोटेंशियल, रोकने वाला पोटेंशियल की वैल्यू कैंसिल नहीं हो जाएगी तब तक तो मेन करंट फ्लो नहीं हो सकता। तो यहां पे आपने देखा कि ये इस पे आपने दिखाया I, ये दिखाया B, तो स्टार्टिंग में आप वोल्टेज बढ़ा रहे थे, करंट फ्लो नहीं हो पा रहा था, लेकिन जैसे ही बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू टूटी, बैरियर पोटेंशियल खत्म हुआ, उसके बाद यहां पर आप ये देख रहे हैं कि यहां पर करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो ये कट इन वोल्टेज तक करंट फ्लो नहीं होता, उसके बाद करंट फ्लो होता रहता है। ठीक, यहां पर आप ये देखेंगे कि यहां पर तो स्लोप, ये देखो डेल I अपॉन डेल V। ठीक, यहां पर स्लोप की वैल्यू कुछ और होगी, यहां पे स्लोप की वैल्यू कुछ और है। तो ये जो रेजिस्टेंस है इसको अपन बोलते हैं डायनामिक रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? डायनामिक रेजिस्टेंस। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ बातें अपन को, ये हो गया आपका VI कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ। नाउ नेक्स्ट है रिवर्स बाइसिंग। तो रिवर्स बाइसिंग में भी क्या होता है भाई, जैसे आप ये समझ जाओ, यहां ये P टाइप है, ये बीच में डिप्लीशन लेयर है, ये N टाइप है, ये P है, ये N है। अब आप समझो यहां पे, ये यहां पे नेगेटिव चार्ज आ गया था और यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया। अभी क्या होता है कि यहां से आपने एक इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराया और ठीक है, ये ठीक ना। अभी समझो होता क्या है कि रिवर्स बाइसिंग में ये बैरियर पोटेंशियल, रिवर्स बाइसिंग में क्या हो रहा है, ये होल को रिपेल करेगा, ये होल क्या करेगा, ये होल को रिपेल करेगा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव चार्ज होल को रिपेल कर रहा है। ठीक, मतलब होल इसके कारण, इस बैरियर पोटेंशियल के कारण होल इस साइड धक्का लगेगा होल पे, और ये नेगेटिव टर्मिनल भी होल को इसी साइड खींचेगा। ठीक है, तो उसका मतलब है कि बैरियर पोटेंशियल को सपोर्ट कर रहा है। पहले बैरियर पोटेंशियल कम था, लेकिन यहां पर क्या हो गया, यहां पर बैटरी लगाने से बैरियर पोटेंशियल बढ़ गया। ये होल इस साइड भागेगा, यहां इसके इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी इस साइड धक्का देगी। ठीक है, और ये पॉजिटिव चार्ज भी इस साइड ही खींचेगा, तो बैरियर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो रिवर्स बाइसिंग में बैरियर पोटेंशियल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यहां पे मान के जो लो पोटेंशियल, यहां पे हाई पोटेंशियल, ये कब है, नो बाइसिंग पे है, ऐसा नो बाइसिंग। ठीक है, लेकिन अब जब आपने क्या किया, बाइसिंग कर दी, तो फिर यहां पर पोटेंशियल, तो यहां पर जो डिफरेंस है ये और ज्यादा बढ़ गया।
तो ये सारी चीजें आप इसमें पढ़ रहे हैं कि रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ जा रही है क्योंकि बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है और पोटेंशियल लेयर जो डिप्लीशन लेयर है उसकी जो विड्थ है वो भी बढ़ रही है। क्यों? ये होल को इस साइड खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन को इस साइड खींच रहा है। और रिवर्स बायसिंग में कैसा कनेक्शन है? P को नेगेटिव से, N को पॉजिटिव से। इसके कर्व की हम बात करते हैं तो आप इसमें देखिए कि इसमें तो बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू, ऐसा तो है नहीं कि बैरियर पोटेंशियल को अपोज करना है, यहां तो बैरियर पोटेंशियल सपोर्ट ही करा जाता है। और रिवर्स बायसिंग में जो करंट फ्लो होता है ये माइक्रो एम्पियर में करंट फ्लो होता है और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है करंट। कैसा है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर वाला, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर वाला करंट फ्लो होता है। एक बात। दूसरी बात क्या? दूसरी बात यह है कि यहां पर ये करंट माइक्रो एम्पियर, ठीक है, तो आपने क्या देखा कि भाई यहां पर आपने दिखाया I और यहां पे आपने दिखा दिया B। तो आप क्या देखते हैं कि इसमें स्टार्टिंग में करंट जो है कम फ्लो हो रहा है, कम फ्लो हो रहा है, कम फ्लो हो रहा है, ठीक। आप वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करंट बढ़ रहा है, वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, करंट बढ़ रहा है। फिर एक पॉइंट के बाद क्या होता है कि भाई अगर आपने वोल्टेज और ज्यादा बढ़ाया तो आप क्या देखते हैं कि यहां पर अचानक से करंट का बहुत ज्यादा ब्रेकडाउन हो जाता है और उसको हम बोलते हैं, और उस पर्टिकुलर वोल्टेज से ज्यादा अगर आप करंट वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो करंट की वैल्यू सडनली बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उस वोल्टेज को हम बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्या बोलते हैं? ब्रेकडाउन वोल्टेज। मतलब रिवर्स बायसिंग में आप एक सर्टेन वैल्यू से ज्यादा वोल्टेज को नहीं बढ़ा सकते। क्लियर? अब ये तो हो गया फॉरवर्ड करंट या फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक का पहले था, और ये हो गया रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक कर्व। क्लियर है? चलिए, इसके बाद जब हम फॉरवर्ड और रिवर्स कर्व को मिला देते हैं तो कर्व कुछ इस तरीके का बन जाता है। कर्व कुछ इस तरीके का। इस कर्व में आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि ये देखो, ये सिलिकॉन के लिए है, तो सिलिकॉन के लिए आप ये देखें कि यहां पर क्या 0.7 वोल्ट होती है बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू। तो यहां से जो है कर्व ये ऊपर की तरफ स्टार्ट हुआ, जबकि जर्मेनियम में बहुत छोटी होती है तो यहीं से स्टार्ट हो गया। जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट है, ठीक। तो ऊपर फॉरवर्ड, दोनों का मिला के नीचे रिवर्स, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक कर्व हो गए। यहां पे ध्यान रखिए करंट मिली एम्पियर में होगा और और रिवर्स में करंट जो होगा वो माइक्रो एम्पियर में होगा। क्लियर है? चलिए, तो आप यहां पे देखो कि ऊपर मिली एम्पियर फॉरवर्ड के लिए, नीचे रिवर्स के लिए माइक्रो एम्पियर में दिखाया गया है, ठीक। ये समझ में आ रहा होगा आपको। अभी हम बात करेंगे रेक्टिफायर की। तो ध्यान दो, रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस होता है, टाइम क्या हुआ है? ठीक है। रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका काम होता है ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना, ठीक है। ये ऑल्दो पूरी तरीके से तो करंट को कन्वर्ट जो है डायरेक्ट में नहीं कर पाता, लेकिन क्या होता है, जैसे आप भी समझो, ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, करंट की डायरेक्शन लगातार बदलती है, ऐसे होती है, ठीक। तो अगर ऑल्टरनेटिंग करंट हम लेंगे तो हम कभी अपनी बैटरी को चार्ज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बैटरी हमेशा डायरेक्ट करंट से चार्ज होती है। तो अपने घरों का जो इन्वर्टर होता है ना, उसमें भी रेक्टिफायर लगा होता है, ताकि जो एसी करंट सर्किट से आ रहा है ना, उसको पहले डीसी में कन्वर्ट करा जाए, उसके बाद अपनी बैटरी चार्ज हो सकती है, ठीक ना। तो रेक्टिफायर जो होता है उसका काम होता है ऑल्टरनेटिंग करंट के डायरेक्शन, जो दो डायरेक्शन में है, पॉजिटिव और नेगेटिव, उसको सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रखना। मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट की डायरेक्शन चेंज होती है और मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है, ठीक। तो रेक्टिफायर उसकी डायरेक्शन जो अलग अलग, एक बार पॉजिटिव कर नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव कर नेगेटिव आ रही है, उसको सिर्फ एक बार पॉजिटिव में ही रखता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऑल्टरनेटिंग करंट में डायरेक्शन एक ही हो गई करंट की, तो हम इसको डायरेक्ट करंट की कैटेगरी में रख देते हैं। उसके बाद हम जो है फिल्टर सर्किट लगा के इसके मैग्नीट्यूड को चेंज कर देते हैं। सुनो, तो अब समझो, तो रेक्टिफायर क्या होता है? रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को डायरेक्ट वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। अगर हम इसके जो है डायग्राम वायग्राम को समझे तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले मान के चलो ये आपको इनपुट दिया जाएगा, इसके बाद आप यहां पर एक ट्रांसफार्मर लगाएंगे, या आपने एक ट्रांसफार्मर लगाया, ट्रांसफार्मर का ये साइन है। ये आपने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा सकते हैं आप, ताकि अगर आपको वोल्टेज कम करना है, जैसे चार्जर में होता है ना, तो अपन को मोबाइल चार्ज करना है तो पहले वोल्टेज कम करते हैं, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लग गया। इसमें होता है एक डायोड। डायोड का रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस तरीके का होता है, और यहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखो, अब डायोड की प्रॉपर्टी क्या है, मैं आपको चलो बढ़िया से और अच्छा सा सुंदर सा डायग्राम लगना चाहिए ना। देखो जरा, डायोड की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये डायोड का पी टाइप वाला एंड होता है और ये डायोड का एन टाइप वाला एंड होता है। डायोड से ना हमेशा
मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कब फ्लो हो पाता है, जब डायोड जब P पॉजिटिव से कनेक्ट हो और N नेगेटिव से कनेक्ट हो, ठीक है, अदरवाइज ये कंडक्ट नहीं करेगा। देखो तो अभी क्या होता है, ये रेक्टिफायर दो टाइप के होते हैं, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर और एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड लगा होता है, फुल वेव रेक्टिफायर में दो डायोड लगे होते हैं, ठीक। देखो तो ये ट्रांसफार्मर से यहां से एसी करंट आ रहा है, तो मान के चलो कि पहली हाफ साइकिल में, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट आ रहा है तो एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव होगा, तो मान के चलो कि फर्स्ट हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव बना और ये नेगेटिव बना। तो जब ये पॉजिटिव होगा तो ये डायोड कैसा हो गया, ये डायोड फॉरवर्ड बाइस हो गया। फॉरवर्ड बाइस में डायोड से आराम से करंट फ्लो हो सकता है। तो आप ये देखें कि फॉरवर्ड बाइसिंग में ये पॉजिटिव है तो करंट जो है इस P से N तक जाएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था डायोड में ऐसा कि जब डायोड फॉरवर्ड बाइस में कनेक्ट होता है तो इसमें से करंट फ्लो हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। देखो तो आप ये देखो पॉजिटिव, तो करंट जो है इस बार ये इस डायोड से ऐसे फ्लो होते हुए जाएगा और यहां से रेजिस्टेंस आउटपुट मिलेगा, साइकिल अपनी पूरी करेगा। तो पहली वाली हाफ साइकिल में जो इनपुट साइकिल थी वो ऐसी थी, इनपुट साइकिल ऐसी थी, और आउटपुट साइकिल कैसी मिल रही है, आउटपुट साइकिल आपको मिल रही है जैसे मान के चलो आप इस साइड दिखा सकते हैं कि भाई ये साइड जैसे लेट से करंट हो गया, तो इस साइड टाइम दिखा दो, तो आपको आउटपुट साइकिल कैसी मिल रही है, आउटपुट साइकिल आपको मिल रही है कि फर्स्ट हाफ साइकिल में तो आपको करंट मिला है। अब देखते हैं सेकंड हाफ साइकिल में। सेकंड हाफ साइकिल में क्या हो रहा है कि ये जो है ना, पहले ऊपर वाला पॉजिटिव था, अब ये वाला ऊपर वाला नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो इस बार करंट फ्लो होने की कोशिश करेगा इस तरीके से। लेकिन क्योंकि ये डायोड अब कैसे कनेक्ट हो गया, रिवर्स बाइस में, ये देखो ये इनपुट का पॉजिटिव इसके नेगेटिव से कनेक्ट, तो रिवर्स बाइस है। और रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है कि डायोड मेजॉरिटी करंट को अलाउ नहीं करता, मतलब आप भी मान के चलो मेन करंट को डायोड अलाउ नहीं करेगा, और अलाउ नहीं करेगा तो ये वाली हाफ साइकिल में आपको करंट या आउटपुट नहीं मिलेगा। फिर क्या होगा, अगली हाफ साइकिल में ये फिर से क्या बन जाएगा, ये फिर से पॉजिटिव बनेगा और ये नेगेटिव, तो करंट ये फ्लो कराएगा फिर से इस बार, तो इस बार करंट जो है इसमें फ्लो होगा और इस बार फिर से अपन को आउटपुट मिल जाएगा, और अगली बार अपन को फिर आउटपुट नहीं मिलेगा, समझे, क्योंकि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस बार हम क्या देख रहे हैं कि इसमें आधी वेव को रेक्टिफाई कर दिया गया है, क्लियर। लेकिन यहां पर आप ये देखो 50% तो एनर्जी का लॉस हो ही जा रहा है ना, तो अब हम इस हाफ वेव रेक्टिफायर को मॉडिफाई करेंगे और फिर ये बन जाएगा फुल वेव रेक्टिफायर। तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर की आप वर्किंग पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, आराम से सब कुछ लिखा हुआ है। देन अभी हम आ जाते हैं फुल वेव रेक्टिफायर पे। तो फुल वेव रेक्टिफायर को भी एक बार हम समझ लेते हैं बढ़िया से। देखो क्या होता है, इसके अंदर भी यहां पर क्या लगा हुआ है, इसके अंदर भी यहां पे लगा हुआ है एक ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, और उसके बाद यहां पे लगा हुआ है ये लो, ठीक, ट्रांसफार्मर। अब इसमें फुल वेव रेक्टिफायर में दो डायोड होते हैं, एक डायोड ये हो गया और एक डायोड ये हो गया। हाफ वेव में सिर्फ एक ही डायोड था, इसमें दो डायोड, और यहां पर जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो हमने यहां लगा दी। अब समझिए इसको, देखो क्या होता है, आउटपुट जो लोड है हमें यहां मिलेगा, ये डायोड D1 हो गया, ये डायोड D2 हो गया, ठीक, ये P है और ये N है। डायोड सिर्फ P to N फ्लो कराता है करंट, N to P नहीं कराता। अभी समझना, फर्स्ट हाफ साइकिल में क्या होता है, फर्स्ट हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव बन गया और नेगेटिव बन गया, तो करंट इसमें P to N फ्लो हो सकता है और यहां से यहां इस रेजिस्टेंस के थ्रू जाएगा। यहाँ पे X पॉइंट नाम दे दिया, ये Y दे दिया, और करंट यहां से फ्लो होती हुई नेगेटिव पे साइकिल इसकी पूरी हो जाएगी। क्लियर है ना। अब आपको समझना है कि जो करंट है ना, जो करंट है ये फर्स्ट हाफ साइकिल में आपको आउटपुट मिल रहा है, क्योंकि मान के चलो कि फर्स्ट हाफ साइकिल में अगर नीचे जाएगा भी तो N2P ये अलाउ नहीं करेगा डायोड D2, तो लेकिन करंट तो आउटपुट तो आपको मिल रहा है ना फर्स्ट हाफ साइकिल में, तो ये दिखा दिया। अब सेकंड हाफ साइकिल में क्या होगा, सेकंड हाफ साइकिल में कुछ ऐसा हो जाएगा कि भाई नीचे वाला बन गया पॉजिटिव और ऊपर वाला बन गया नेगेटिव, तो इस बार करंट ये वाले डायोड से P to N फ्लो होगा और यहां से यहां जाएगा, ऊपर जाएगा भी तो ये इसको अलाउ नहीं करेगा, तो क्या मतलब नहीं है। तो इस बार भी आपको करंट जो है मिल जाएगा सर्किट में, साइकिल पूरी होना है पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहां से ये रास्ता ले लिया इसने, ठीक। लेकिन दोनों ही किस्म, पहले भी यहां X to Y करंट फ्लो रहा था और अब भी X to Y, मतलब आउटपुट में करंट की डायरेक्शन सेम है। इस बार भी आपको, लेकिन सुनो, इस बार भी आपको करंट मिल गया, आउटपुट मिल गया, तो आप क्या देख रहे हैं कि आपको पहली हाफ साइकिल में भी करंट मिल रहा है आउटपुट और दूसरे में मिल रहा है आउटपुट, और दोनों में ही सेम डायरेक्शन है X to Y। तो हम यहां पर ये बोल सकते हैं कि फुल वेव रेक्टिफायर में जो है अलग अलग डायोड के थ्रू दोनों ही हाफ साइकिल में आपको करंट या कहें आउटपुट वोल्टेज मिलता है। क्लियर है। तो आप इसकी वर्किंग को
यहां से बढ़िया से पढ़ के समझ सकते हैं। इसके बाद अब हमें पढ़ना है ये आज की शाम का, आज की सुबह का, आज के दोपहर का, आज की वीडियो का आखिरी मतलब फाइनल टॉपिक। क्योंकि देखो अगर हम बात करें 2023 बोर्ड के स्टूडेंट की, है ना, सीबीएसई के लिए, तो फिल्टर सर्किट तक ही आ रहा है आपके एग्जाम में, सिर्फ इतना ही आपके अब सिलेबस में है। लेकिन अगर आप बच्चे किसी दूसरे बोर्ड के, जैसे एमपी बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड या कोई और बोर्ड जिसमें आप है, और आपके में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी हैं, तो जैसे कि लॉजिक गेट हो गए, तो मैंने सभी वीडियोस को यूट्यूब पर कंप्लीट कर दिया है सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर की। तो आपको बस टॉपिक का नाम जैसे कि लॉजिक गेट लिखना है और उसके बाद अभिषेक साहू लिख के सर्च कर लेना, तो मेरी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। या फिर ट्रांजिस्टर बाय अभिषेक साहू लिख के सर्च कर लो, या कुछ और टॉपिक्स हो गए जैसे कि इसमें और क्या क्या है, जैसे कि एलईडी फोटोडायोड, तो एलईडी फोटोडायोड बाय अभिषेक साहू लिख के सर्च कर लो। मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, सो दैट जो बची हुई पार्ट है या वीडियोस हैं वो आपको मिल जाएंगे। लेकिन 2023 सीबीएसई के लिए इतना ही हमारे सिलेबस में है। तो देखो फिल्टर सर्किट की हम बात कर रहे हैं, तो फिल्टर सर्किट क्या होता है कि जैसे मान के चलिए आपने अभी तक जो आपको आउटपुट मिल रहा है वो कुछ इस तरीके का है, रेक्टिफायर के बाद हमें कुछ इस तरीके का आउटपुट मिलता है, इसको हमने बोला रेक्टिफाइड आउटपुट। इस आउटपुट में क्या हो रहा है कि डायरेक्शन तो करंट की सेम है, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है ये बदल रहा है, 0 टू मैक्सिमम जा रहा है, मैक्सिमम टू 0 जा रहा है, इस तरीके का सीन है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारी जो फाइनल आउटपुट मिले वो कुछ इस तरीके का मिल जाए कि भाई इसमें भले ही थोड़ी बहुत रिबल है चलेगी, थोड़ी बहुत जो है वेरिएशन हो रहा है चलेगा, लेकिन एक कांस्टेंट वैल्यू हमें करंट की मिल जाए, ठीक है, जिसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन ना हो। तो हम क्या समझते हैं कि यहां पर एक छोटा सा सर्किट लगा दें जो कि इस वैल्यू को फिल्टर करेगा। फिल्टर का काम क्या होता है कि एक जैसी चीजें ही इसके बाहर जाएं, है ना, फिल्टर पेपर सिर्फ एक जैसे पार्टिकल ही इसके अंदर बाहर हो सकते हैं, समझ गए ना। तो अभी फिल्टर सर्किट क्या करती है, तो देखो एसी सोर्स है, एसी सोर्स से जो भी रेक्टिफायर के बाद जो भी हमें आउटपुट मिलेगा वो यहां मिलेगा, ठीक। मान के चलो कि फर्स्ट हाफ साइकिल में क्या है कि पहले ये कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज है, कैपेसिटर क्या है, पूरी तरीके से चार्ज है, ठीक है ना। अभी क्या हुआ कि मान के चलो कि करंट जो है यहां से मैक्सिमम तक पहुंचा, यहां से मैक्सिमम तक पहुंचा। अब करंट जो है यहां से पास हो रहा है, कैपेसिटर चार्ज है, ये गया लोड रेजिस्टेंस, कहां गया, लोड रेजिस्टेंस में, ठीक है। अब इस हाफ साइकिल के बाद, मतलब इस हाफ साइकिल के पीक के बाद जब करंट कम होगा तो लोड रेजिस्टेंस से भी करंट कम होने की कोशिश करें। लोड रेजिस्टेंस मतलब यही आउटपुट है, तो आउटपुट से भी करंट कम होगा। लेकिन क्या होता है, ये कैपेसिटर जो पूरी तरीके से चार्ज है, तो जब इस आउटपुट से करंट कम होगा तो कैपेसिटर अपना चार्ज इसको दे देगा और लोड रेजिस्टेंस में कमी नहीं आने देगा। फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल में क्या होगा, नेक्स्ट हाफ साइकिल में कि इसका करंट बढ़ेगा, इसका करंट बढ़ेगा, तो अब लोड रेजिस्टेंस से ज्यादा करंट नहीं पहुंचेगा, एक फिक्स वैल्यू ऑफ करंट पहुंचेगी, और जो भी करंट, जो एक्स्ट्रा करंट होगा, एक्स्ट्रा चार्ज होगा, वो उससे ये कैपेसिटर चार्ज होगा। फिर अगली बार क्या होगा कि इसकी वैल्यू ये कम होगी, गिरेगी, फॉल करेगी, तो फॉल करेगी तो लोड रेजिस्टेंस ही फॉल होती, लेकिन जो कैपेसिटर पिछली बार चार्ज हो गया था वो अपना चार्ज इसको दे देगा। तो हम क्या देखते हैं, फिक्स वैल्यू, सर्टेन वैल्यू ही जो है आउटपुट सर्किट में पहुंचती है और आउटपुट सर्किट कुछ इस तरीके का मिल जाता है। समझ में आ गई बात। ये देखो ये बता रहा है कि ये वाला जो वैल्यूज है अब ये खत्म हो चुकी है। तो ये हो गया आपका फिल्टर सर्किट का काम, जिसमें आप एक कैपेसिटर और एक सिंपल रेजिस्टेंस लगा के काम चला सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया फिल्टर सर्किट के बारे में, और ये इसकी वर्किंग हो गई एनसीईआरटी की, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। कमेंट सेक्शन में आपको मुझे कमेंट करके जरूर बताना है कि ये वीडियो आपके लिए कितनी यूजफुल हो पाई। मैं कमेंट में आपका इंतजार करूंगा। टेलीग्राम पे आपको इस चैनल, आपको इस सेशन की जो पीडीएफ नोट्स होंगे वो मिल जाएंगे। और बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइस, थैंक यू।